ऑपरेशन सिंदूर जो है वाकई एक सैन्य आवश्यकता थी या फिर वो एक राजनीतिक जरूरत थी? नहीं, यह सैन्य आवश्यकता थी क्योंकि जीरो टॉलरेंस जिसको कहा जा रहा है कि अगर कोई आतंकवादी हमला हो रहा है तो जहाँ से हो रहा है। लेकिन जब एक मीडिया दूसरी मीडिया की प्रतिक्रिया में काम कर रहा था, उसमें लोग ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों ने यूक्रेन युद्ध और गाजा युद्ध वगैरह के बहुत सारे फर्जी फुटेज भारतीय चैनलों को भेज करके कई लाख डॉलर पैसे कमा लिए थे। तो जो मेजर ठिकाने हैं वहाँ भारत ने काली 5000 काली 10,000 की तैनाती कर रखी है कि कहाँ पर थोक में हमले हो सकते हैं। पहले तो लड़ाई इसी रूप में होगी। रूस ने वही गलती की थी कि उसने एक ही साथ यूक्रेन सैनिक भी भेज दिए, थल सेना भी भेज दी, वायुसेना से आक्रमण भी शुरू किया, मिसाइलों से भी हमला शुरू किया। इसमें जो है कुल 18 मिसाइलें लगती है राफेल में, और उसमें मेटेओर मिसाइल रहती है, उसके सामने कोई विमान नहीं आ सकता। और हम लोग जो है ऐसा बना रहे हैं अग्नि 5 को जो 100 मीटर नीचे तक के बंकर को नष्ट कर सकती है। आप कह रहे थे कि आईवान और तालिबान यही दो हमारे समर्थन में थे, ऐसा मतलब ये मजाक में भली कहा जा रहा था, लेकिन ये क्या था? नमस्कार, मैं हूं विवेक अग्रवाल। आप हैं 5E मीडिया में हमसे दोबारा मुखातिब। बहुत बार आपने ये सुना होगा कि ऑपरेशन सिंदूर नाम का एक ऑपरेशन हुआ था। क्या वो लड़ाई थी? क्या वो पूर्ण युद्ध था? क्या वो छोटी मोटी झड़प थी? उस युद्ध में आखिर हुआ क्या? पाकिस्तान दावा करता है कि उसने हमारे 6 विमान मार गिराए। हम दावा करते हैं कि हमने उनको बहुत नुकसान पहुंचाया। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इतने सारे सवाल हैं, इतने सारे लोगों के जहन में प्रश्न कौंधते हैं। उनके जवाब लाए हैं डॉक्टर करुणाशंकर उपाध्याय जी, जिन्होंने की एक किताब लिखी ऑपरेशन सिंदूर अनजाने संदर्भ। उपाध्याय जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है 5E मीडिया में। जी धन्यवाद, नमस्कार। ऑपरेशन सिंदूर के सिलसिले में जितने भी आप लोगों के जहन में सवाल हैं, उनके तमाम जवाब आज उपाध्याय जी से हम यहाँ ले रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आप हैं तो हिंदी के प्रोफेसर जी, और आप जो है यहाँ पे हमारी जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी है जी, उसके हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, जी, लेकिन आप रक्षा विशेषज्ञ भी हैं। जी, और उस नाते से जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं हिंदी, जी, साहित्य, जी, रस, और आप दूसरी तरफ बातें करते हैं युद्ध की, जी। दोनों के बीच में आपको टकराव महसूस नहीं होता कभी? कोई टकराव नहीं होता, क्योंकि आप अगर ध्यान दें तो जितने बड़े महाकवि रहे, चाहे वाल्मीकि हों, व्यास हों, तुलसीदास हों, सबने युद्धों का भी बड़ा ही सजीव वर्णन किया है। हमारे यहाँ जो वैदिक ऋषि होते थे उनको हर विषय का ज्ञान होता था, और आलोचक के लिए माना गया है कि वह बहुश्रुत और बहुपठित होना चाहिए, उसको हर विषय का ज्ञान होना चाहिए। तो इस दृष्टि से यह मेरा शौकिया विषय रहा है, और 1994 से ही इस विषय पर अखबारों में लिखता रहा हूँ। फिर लगातार जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो चैनलों पर भी जब जब समय मिलता है जा करके अपनी बातें रखता रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। उल्टे साहित्य की जो दृष्टि है, समझने की दृष्टि है, उसके अर्थ खोलने की जो दृष्टि है, वह कहीं न कहीं रणनीति को समझने में भी बहुत काम आती है। और जो बात कही जाती है कई बार उसका अर्थ वह नहीं होता है, तो उसका जो ध्वन्यार्थ होता है या अभिप्रेत अर्थ होता है वह हम लोग निकालना जानते हैं। तो वह कला जो है यहाँ भी काम आती है कि जो बात कही जा रही है उसका मतलब क्या हो सकता है। तो इस दृष्टि से यह एक प्रकार से हमारे लिए पूरक ही है। लेकिन आमतौर पर तो ये माना जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक बात कही जाती है कि जो अंतर्राष्ट्रीय विषय हैं वो अपनी जगह पर हैं। आपने BA MA किया हिंदी लिटरेचर में, और साथ में अंतर्राष्ट्रीय विषयों के ऊपर आपने जो है वो अध्ययन किया। लेकिन जब बात आती है सैन्य विषयों की या सैन्य विषयों की विशेषज्ञता की, तो उसके लिए डिफेंस में होना जरूरी है, उस तरह की एक्टिविटीज़ में होना बहुत ज़रूरी है। आप तो कभी डिफेंस में रहे नहीं, तो फिर इस विशेषज्ञता को हासिल करने के लिए आपने क्या किया, और क्या आप स्वयं को सैन्य विशेषज्ञ के रूप में मान सकते हैं, कि आप कह सकते हैं कि आप सैन्य विशेषज्ञ हैं? देखिए, PhD और पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च करने के बाद हमने मतलब इस क्षेत्र में भी काफ़ी लेखन कार्य किया, काफ़ी पढ़ना जारी रखा। और कोई भी पूरे विश्व में इस समय जो सुरक्षा की स्थितियां हैं,
वो जटिल हैं और कोई भी ऐसा अस्त्र शस्त्र नहीं जिसकी जानकारी हमारे पास ना हो। तो हम इस दृष्टि से अपने को लगातार अद्यतर रखते हैं। हम बहुत सारे सैन्य अधिकारियों और जो सेना से जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी, उनके भी संपर्क में रहते हैं। विश्व भर की जो सैन्य वेबसाइट्स हैं उन पर हम नज़र रखते हैं। तो पूरे विश्व में क्या हो रहा है उन तमाम चीज़ों पर हम लगातार अपने को अपडेट करते रहते हैं, अद्यतन करते रहते हैं। तो इस दृष्टि से हमें मतलब कभी भी कोई अड़चन नहीं आती कि जो बताया जा रहा है उसका वास्तविक अर्थ क्या है, मतलब वही है कि उसका कुछ दूसरा अर्थ भी हो सकता है। तो हमको मतलब इस दृष्टि से कभी कोई वो नहीं हुआ, कोई मुगालता नहीं हुआ और कोई भ्रम नहीं हुआ। और चीज़ों को समझने में मुझे लग रहा है कि जो साहित्य की समझ है वह सैन्य रणनीतियों को भी समझने में हमारे लिए हमेशा सहायक रही। तो हम उसको अपने लिए एक अतिरिक्त मानते हैं कि हमारे लिए प्लस पॉइंट है। अच्छा, ये बताइए कि जो डिफेंस एक्सपर्ट शब्द है जी जी उसको मैं देख रहा हूँ कि पिछले 10-15 सालों में जी हमारी जो टीवी न्यूज़ चैनल्स की डिबेट है जी उसमें बहुत ही हल्का और चिचला कर रहे हैं। जी जी आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं हाँ उसने मतलब जो सैन्य एक्सपर्ट्स हैं उनकी विशेषज्ञता का स्तर ही गिरा दिया है एकदम? नहीं, कई बार बहस में देखा गया है कि हल्की बातें आ जाती हैं, लेकिन जो वास्तविक रक्षा विशेषज्ञ हैं और सेना के अधिकारी या पूर्व अधिकारी हैं, वह लोग हमेशा स्तरीय बातें ही करते हैं। कई बार एंकर की ओर से या पाकिस्तान के जब रक्षा विशेषज्ञ या पत्रकार बैठाए जाते हैं, तो उनकी तरफ से कुछ हल्की बातें आ जाती हैं। राजनीतिक विषयों पर आजकल आप देख रहे होंगे कि जो बहस है उसका स्तर बहुत गिर चुका है, लेकिन अभी भी अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर और रणनीतिक विषयों पर काफ़ी स्तर बना हुआ है। कुछ एक अपवाद आपको मिल जाएंगे कि जहाँ पर अगर किसी दूसरे देश वाले ने हल्की बात कही तो उसका जवाब कई बार उस भाषा में किसी ने दे दिया होगा, लेकिन यथासंभव रक्षा मामलों में अभी भी गंभीरता बनी हुई है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ बात कही हो और उसको आउट ऑफ द कंटेक्स्ट या उसको तोड़ मरोड़ करके चैनलों ने पेश कर दिया और कोई परेशानी आयद हुई हो, खासतौर से ये डिफेंस या ऑपरेशन सिंदूर के सिलसिले में? नहीं, अभी तक तो वैसी बात नहीं हुई। हमने जो कुछ कहा है उसको उन्होंने उसी रूप में प्रस्तुत किया है, लेकिन अगर कोई बात आती है तो उसका जो निराकरण होगा वह भी दिया जाएगा, क्योंकि हम लोगों को तो हमने तो पुस्तक में सारे संदर्भ भी दिए हैं कि कहाँ-कहाँ से क्या-क्या चीज़ें उपलब्ध हुई हैं। तो उसमें रक्षा मंत्रालय से लेकर के विदेश मंत्रालय और जो डिफेंस वेबसाइट्स हैं भारत सरकार की, कहाँ-कहाँ से सूचनाएं मिली हूँ, सबका विवरण संदर्भ सूची के अंतर्गत पुस्तक में हमने दी है। तो इसलिए जो बात हम कहेंगे वो पूरी तरह से प्रामाणिक ही रहेगी, उसमें कोई किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं रही। मैं आता हूँ अब ऑपरेशन सिंदूर पर। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के लोगों के जहन में तो तमाम सवाल हैं, आपसे भी लोग पूछते ही होंगे। जी। हमारे जैसे पत्रकारों से भी पूछते हैं। हम लोगों ने चूंकि डिफेंस बहुत कवर किया है, आर्मी और नेवी खासतौर से हम लोग कवर करते आए, एयरफोर्स हम लोगों ने बहुत कम कवर किया है, लेकिन जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसमें अधिकांश हिस्सा एयरफोर्स का ही रहा है उस लड़ाई में, उस झड़प में। तो आपको ये चीज़ महसूस होती है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वाकई एक सैन्य आवश्यकता थी या फिर वो एक राजनीतिक जरूरत थी? नहीं, यह सैन्य आवश्यकता थी, क्योंकि जब हमने अपनी विदेश नीति में यह तय कर लिया है हम आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति रखेंगे, जीरो टॉलरेंस जिसको कहा जा रहा है, कि अगर कोई आतंकवादी हमला हो रहा है तो जहाँ से हो रहा है हम वहाँ पर प्रहार करेंगे। तो आतंकवादियों के लॉन्च पैड पर अभी तक हम प्रहार करते रहे हैं। पहली बार भारत सरकार ने 22 अप्रैल को पहलगाम हमला हुआ। 23 अप्रैल को जब राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक हुई तो उसी में निर्णय लिया कि इस बार बहावलपुर और बुरीद के जो उनके हेडक्वार्टर हैं हम वहाँ पर हमला करेंगे। तो पहली बार यह एक रणनीतिक जरूरत थी, और अगर हम हमला नहीं करते तो भारत की छवि जो है एक कमजोर राष्ट्र के रूप में बन जाती। इसलिए हमने यह दिखाया कि हम आतंकवाद को लेकर शून्य सहिष्णुता की नीति पर जो है डटे हुए हैं, और उसके लिए हमें जो कुछ भी करना होगा वह हम करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर शुरू करना आसान नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान भी कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है, बल्कि विश्व की 12वीं सबसे बड़ी सैन्य शक्ति। अगर हम तीसरे चौथे क्रमांक पर हैं तो पाकिस्तान 12वें क्रमांक पर है। आप ये सोचिए कि ईरान जो है 21वें क्रमांक पर है।
ईरान को दुनिया की जो पहली सबसे बड़ी सैन्य शक्ति अमेरिका है और इजराइल 9वें क्रमांक की सैन्य शक्ति है, दोनों मिलकर भी पूरी तरह से रौंद नहीं पाए। तो हमारे सामने एक बड़ी शक्ति से भिड़ना हमारी चुनौती थी। तो भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर आरंभ करने के पहले एक ऑपरेशन और किया था जिसका नाम ऑपरेशन हल्दी घाटी है। ऑपरेशन हल्दी घाटी 1 मई से 5 मई के मध्य चलाया गया था और भारतीय सेनाओं ने आपस में सैकड़ों ड्रोन और सैकड़ों मिसाइलें छोड़ करके उसको मार गिराने का अभ्यास कर लिया था, जिसके कारण युद्ध के वे वास्तविक माहौल में पहुंच चुके थे। तो ऐसी स्थिति में जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया तो भारतीय सेनाओं के ऊपर जो प्रतिक्रिया पाकिस्तान की ओर से हुई उसके लिए हम पहले से ही तैयार बैठे। आपने पहलगाम का जो जिक्र किया है जी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहलगाम जैसी घटना जी, अगर दोबारा हो जी जी, तो क्या भारत का जवाब इस ऑपरेशन सिंदूर से और भी बड़ा हो सकता है? और निश्चित रूप से, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। बार बार प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री से लेकर CDS अनिल चौहान और हमारे सेना अध्यक्ष तक कहते रहते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर को अभी तक केवल अल्प विराम लगाया गया है, पूर्ण विराम नहीं लगाया गया। तो इस बार जो जवाब होगा वह आर पार का जवाब होगा। उसके बाद फिर पाकिस्तान की क्या स्थिति होगी वह पाकिस्तान उसके बारे में अभी सोच भी नहीं सकता। हम उस स्तर की तैयारी करके बैठे हैं और यह कभी भी हो सकता है। अगर वो कोई गलती करते थे, मानकर चलिए कि इस बार का जवाब भारत का पूरे विश्व के लिए एक अनुकरणीय जवाब। पर आपको नहीं लगता है कि ये जो पूरी की पूरी चीज़ है इस घटनाक्रम ने, मतलब उरी का जो सर्जिकल स्ट्राइक था वहाँ से लेकर के और ऑपरेशन सिंदूर तक, जी, पहले जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी भी घटना होती थी, कुछ होती थी, उसमें जांच होती थी, उसमें संवाद होते थे, बाकी सब चीज़ें होती थी। लेकिन अब जो है संवाद के बदले में रणनीतिक और राजनीतिक और सैन्य तीनों तरह के जो है टकराव ने उसको ले लिया है, उसके बदले में चल दिया है। जी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये चिड़िया मारने के लिए तोप इस्तेमाल करने वाली चीज़ हो गई है? नहीं, वो ऐसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के जो आतंकी हमारे यहाँ आते हैं वह हम भले आतंकी कहते हैं लेकिन वो पाकिस्तानी सेना के कमांडो होते हैं। आपने देखा होगा कि 7 मई को जब पाकिस्तान के लोग आतंकवादियों का अंतिम संस्कार कर रहे थे तो उसमें सेना के बड़े बड़े अधिकारी भी शामिल हुए थे। तो इसलिए वह उनकी तरफ से जो भी कार्रवाई होगी आतंकी गतिविधियों के रूप में, भारत उसको पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई के रूप में ही लेता है। और अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने एक और चीज़ जोड़ दी है कि अब कोई भी आतंकी हमला एक्ट ऑफ वार माना जाएगा, युद्ध की घोषणा मानी जाएगी। तो हम युद्ध के रूप में ही अब जवाब दें। शून्य सहिष्णुता वाली नीति तभी सफल हो सकती है। अगर हम करारा जवाब नहीं देंगे तो हमारी छवि जो है जैसे पहले कमज़ोर राष्ट्र की बन गई थी कि पाकिस्तान लगातार आतंकी हमले करवाता था और हम निंदा करके रह जाते थे, तो वह छवि कहीं न कहीं नया भारत ने तोड़ दी। तो यानी कि हमारी जो स्ट्रेटेजिक मतलब रिस्ट्रेंट की जो एक वो थी, रणनीति थी या नीति थी, वो हमने औपचारिक रूप से त्याग दी है। हाँ, त्याग दी है, पूरी तरह से बदल गई है। अच्छा, तो इसको अगर हम आतंकी हमले को युद्ध माने जी, तो क्या ये पॉसिबल नहीं हो जाएगा या ये स्थितियां नहीं बन जाएंगी कि ये जो है स्थायी तनाव जो बना हुआ है ये एक पूर्ण युद्ध में तब्दील हो जाएगा? हाँ, देखिए, ऑपरेशन सिंदूर भी एक प्रकार का पूर्ण युद्ध ही था, क्योंकि भारतीय नौसेना ने 24 अप्रैल को अपने पूरे पश्चिमी बेड़े को उतार दिया था अरब सागर में, और हमारे 46 युद्धपोत जिसमें INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत भी और लगभग 8-9 पनडुब्बियां हमारी तैनात थी, और हमने पाकिस्तान के पूरे रास्ते को अरब सागर में ब्लॉक कर रखा। आपने देखा कि भारतीय सेना और BSF ने जो है पाकिस्तान की 118 पोस्ट उड़ा दी थी। उन्होंने जहाँ से भी गोलाबारी की, हमने अपने तोप के गोले में भी GPS फिट कर रखा है, हमने उनके उस अड्डे को ही उड़ा दिया, उस पोस्ट को ही उड़ा दिया। तो इसमें सहभागिता तीनों सेनाओं की थी, BSF की भी थी। एक समन्वित एकीकृत कमांड इकाई बनाई गई, तो उसके अंतर्गत यह ऑपरेशन हुआ। तो इसलिए पूर्ण युद्ध को लेकर भारत अब नहीं डरता है, और किसी प्रकार के न्यूक्लियर ब्लैकमेल को भी लेकर अब भारत सरकार डरने वाली नहीं है। उसका कारण कि हमने ऐसा मल्टी लेयर्ड बहुस्तरीय एयर डिफेंस सिस्टम खड़ा कर दिया है कि पाकिस्तान कोई भी मिसाइल या कोई भी ड्रोन या कोई भी विमान भेजेगा तो हम उसको हवा में नष्ट कर देंगे, वो अपने ठिकाने तक पहुंच नहीं सकता। इसलिए पाकिस्तान अब परमाणु बम भारत पर गिरा देगा, इसकी संभावना लगभग ना के बराबर। आपको लगता है कि जैसे इजराइल का आयरन डोम है वैसी स्थिति हिंदुस्तान के पास भी है, उस तरह की कैपेबिलिटीज?
नहीं, हमने क्या किया कि इजराइल, रूस, फ्रांस, अमेरिका सबको पढ़ करके, सबकी स्थितियों को देख करके हमने एक बहुत बड़ा मिक्सचर बनाया है। बहुत मिश्रित बहुस्तरीय एयर डिफेंस सिस्टम है। जैसे सबसे पहले ड्रोन को मार गिराने के लिए हमने एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया है D4, जो लेजर का है। पाकिस्तान ने 2000 से ज़्यादा ड्रोन इसलिए छोड़े थे कि उनको लगा था कि 2000 से ज़्यादा मिसाइलें भारत की खर्च हो जाएंगी, तो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा, उसके बाद हम मिसाइलों और विमानों से हमला करेंगे। लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि हमने एंटी ड्रोन सिस्टम बना रखा है और D4 ने उनके लगभग 90% ड्रोन को मार गिरा। उससे जो बचे थे L-70 गन है, जो सोवियत काल की है, उससे जो विमान भेदी तो पहले विमानों को मार गिराने के लिए थी, उसका प्रयोग हमने इसमें ड्रोन को मार गिराने के लिए किया। फिर हमारी पिचोरा मिसाइल है, जो 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक कोई भी ड्रोन या मिसाइल या विमान है तो उसको मार गिराएंगी। उसी में हमने एक क्विक रिएक्शन मिसाइल बनाया है, जो 40 किलोमीटर की रेंज तक अगर कोई भी मिसाइल बहुत तेज़ी से आ रही है तो उसको 3 सेकंड में मार गिराने के लिए वो है। एक सैम, जो MR सैम है, उसका भी हम प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद फिर हमारी आकाश मिसाइल है, जो 15 किलोमीटर से 40 किलोमीटर तक किसी भी मिसाइल को मार गिराने के काम आती है। इसका सर्वाधिक प्रयोग जो है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान ने 1-2 नहीं 841 मिसाइलें और 2000 से अधिक ड्रोन जो है भारत पर छोड़े थे। दूसरी, उसके बाद जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम अगले लेवल का है, वो है बराक 8 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम, जो भारत ने और इजराइल ने मिलकर के बनाया है, और उसके उत्पादन जो है भारत में अडानी डिफेंस इंडस्ट्रीज हैदराबाद में कर रहा है। तो उसका प्रयोग जो है 125 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। फिर भारत की जो पृथ्वी मिसाइल थी, उसको हमने पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम में कन्वर्ट कर, तो 125 किलोमीटर से लेकर 350 किलोमीटर की ऊंचाई तक पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम काम करता है। उसके बाद S-400 है, जो 400 किलोमीटर तक। उसके बाद हमने AAD एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है, जो हमारी अग्नि मिसाइल है। इसका हमने कन्वर्जन करके एयर डिफेंस सिस्टम में भी कन्वर्ट कर लिया है। अगर 400 से लेकर के 5500 किलोमीटर की ऊंचाई तक कोई मिसाइल आ रही है तो हम उसको वायुमंडल की ऊपरी सतह पर ही मार गिराएंगे, या कोई सैटेलाइट है तो उसको मार गिराएंगे। तो हमने इस प्रकार का एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम जो है तैयार किया है। और इसके अलावा हमारे पास डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स है। हमने दुर्गा 1, दुर्गा 2 बनाया है युद्धपोतों की सुरक्षा के लिए, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार हैं, जो बिजली का हथियार है। इंद्र के वज्र से प्रेरणा लेकर के यह बनाया गया है। और हमने काली 300 से लेकर काली 5000 और काली 10,000 बनाया है, जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन यानी प्रत्यक्ष ऊर्जा निर्देशित हथियार। ऐसा है कि बिजली का हथियार एक साथ, जैसे जब भटिंडा पर पाकिस्तान ने 9 मई की रात को 450 मिसाइलें छोड़ी थी, तो उसको हमने नैनो सेकंड में काली 5000 का प्रयोग करके नष्ट कर दिया था। मैं दिल्ली में था, तब तक दिल्ली की भी बिजली एक बार खींच लिया था उसने। 1.25 लाख गीगावाट बिजली छोड़ करके हमने नैनो सेकंड में। आप ये सोचिए कि चीन के 140 सैटेलाइट, भारत के 52 सैटेलाइट, अमेरिका के दर्जनों सैटेलाइट लगे थे, कोई उसका चित्र नहीं निकाल पाया, क्योंकि उसकी गति जो है 3,84,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो इतनी बड़ी गति से, जो प्रकाश की गति है, प्रकाश की गति से मार करने वाला जो हमने हथियार बना, तो उसके कारण जो है उनका पूरा का पूरा जो सिस्टम था वो धरा का धरा रह गया। भारत का प्रयास यह है कि हमने जो काली 10,000 बनाया है, कि हम एक साथ अगर चीन से युद्ध होता है तो 10,000 मिसाइलों को और 1 लाख ड्रोन को एक साथ मार गिराएं। हम उसकी तैयारी में लगे। और 2035 तक भारत सुदर्शन चक्र परियोजना जो चला रहा है, भारत का पूरा जो धरती का इलाका है और जो समुद्री इलाका है, लगभग 32.5 लाख वर्ग किलोमीटर हमारे पास ज़मीन है और 22.5 लाख वर्ग किलोमीटर हमारे पास समुद्र है। तो पूरा का पूरा इलाका जो है हम कहीं न कहीं सुदर्शन चक्र के भीतर लाने जा रहे हैं, कि यहाँ पर कोई भी, जो बोलते हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सके, उस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हैं। काली के बारे में हमेशा से एक लोगों के मन में बात रहती थी कि ये बहुत ही रहस्यमय हथियार है जी, मायावी बड़ा मायावी है जी। और ये बहुत ही चोरी छुपे हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं। जी जी। लेकिन मैंने पाया कि इस तरह के हथियार जो है चीन ने भी बनाए हैं और भी दूसरे देशों ने बना लिए हैं जी। हम ये काली जो है कब से डेवलप कर रहे हैं और कब से हम लोग इसको इस्तेमाल में ला रहे हैं? काली पहले इंडस्ट्री में प्रयुक्त होता था। 2008 में जनवरी में जो रोहतांग का दर्रा है वो पूरा बर्फ से भर गया था, तो उसको हटाने के लिए DRDO का एक वैज्ञानिक बुलाया गया था। वो काली 300 लेकर गया था। वहाँ पर रा का एक अधिकारी था। जब DRDO के वैज्ञानिक ने काली 300 का प्रयोग करके बर्फ को नैनो सेकंड में गायब कर दिया, तो रा का अधिकारी चमत्कृत हो गया। उसने उस वैज्ञानिक से बात की कि क्या इसका हम हथियार बना सकते हैं? तो उसने कहा क्यों नहीं बना सकते।
फिररा के अधिकारी ने कहा कि हम प्रधानमंत्री से आपको मिलवाएंगे, और उसने प्रधानमंत्री का समय लिया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उन्होंने 2009 में समय दिया, 1 साल बाद। तो मनमोहन सिंह को इन लोगों ने समझाया कि यह पूरे विश्व का सबसे आधुनिक हथियार होगा, 2050 तक इसकी कोई काट किसी के पास नहीं रहेगी। इस पर पैसा बहुत कम लगेगा, 300 करोड़ रुपया ही लगेगा, लेकिन बिजली बहुत लगेगी, 1.25 लाख गीगावाट बिजली लगने वाली है। तो मनमोहन सिंह ने उसके लिए पैसा वगैरह सैंक्शन किया, और इन लोगों ने अनुसंधान जारी रखा। पैसा मिला 2010 में, और अप्रैल 2012 में काली 5000 बनकर तैयार हुआ। तो काली 5000 का परीक्षण कहाँ किया जाए, बहुत बड़ी चुनौती थी। तो उस समय पाकिस्तान के हौसले बहुत बुलंद थे। हाफिज सईद भारत को 1000 घाव देने की बात कर रहा था, मुंबई पर आतंकी हमला करके जा चुके थे। तो पाकिस्तान को लगा कि इस समय भारत में कमज़ोर सरकार है, क्योंकि सरकार के खिलाफ भी लगातार आंदोलन चल रहे थे और सरकार को हटाने की बात चल रही थी। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान ने सोचा कि अगर इस समय हम सियाचिन पर कब्जा कर लें तो भारत से कश्मीर छीन सकते हैं, बातचीत में भारत को दबा सकते। तो उसने सियाचिन पर कब्जे के उद्देश्य, जो सियाचिन का निचला हिस्सा है जो पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान में आता है, उस जगह का नाम गयारी है। तो गयारी में बड़े पैमाने पर उसने राकेटों का, पहाड़ी तोप का और सैनिकों का जमावड़ा किया, और छोटी दूरी की मिसाइलों का जमावड़ा किया। उसने तय किया था कि मई के अंत में जो है वह कब्जा करेगा। तो भारतीय वायुसेना ने कहा कि यहीं पर जो है काली 5000 का प्रयोग करते हैं। तो काली 5000 का प्रयोग करने के लिए 27 मई की रात जो है समय निश्चित किया गया, और सुबह 3:45 बजे का समय निश्चित हुआ था। तो 22 मई को भारतीय वायुसेना का विमान जो IL-76 गजराज है, उससे काली 5000 को हैदराबाद से ले जाकर के लेह में उतारा गया। फिर भारतीय वायुसेना ने सोचा कि अगर परिवहन विमान से इसको गिराएंगे तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की मिसाइलें इसको हिट कर सकती। तो पाकिस्तान की मिसाइलों से बचाने के लिए 8 सुखोई 30 MKI और 8 MiG-29 विमान बुलाए गए, क्योंकि तब राफेल नहीं था। तो उसके बाद इन लोगों ने 27 मई 2012 को उड़ान भरी, और जब ऊपर गए तो मौसम इतना ख़राब था कि इनको दिखाई नहीं पड़ रहा था कि भारत का सियाचिन कहाँ है और पाकिस्तान का गयारी कहाँ है। तो ये लोग परेशान होकर के वापस आ गए, और 8:45 बजे जो है पहाड़ का मौसम बहुत तेज़ी से बदलता है, तो धूप खिलखिलाने लगी। फिर भारतीय वायुसेना ने कहा कि अब न चूक चौहान। तो ये लोग गए, और ऊपर उस IL-76 को 60,000 फीट की ऊंचाई तक ले जा सकते थे, लेकिन खींच खांच कर उसको 62,000 फीट की ऊंचाई तक ले जाते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कम रहेगा तो भारत के इलाके पर असर नहीं पड़ेगा। तो वहाँ पर से उसने नैनो सेकेंड में जब लाखों गीगावाट बिजली छोड़ी, तो पूरा बर्फ़ का पहाड़ जो है 500 फीट के साथ कई किलोमीटर का टूटता है, और जा करके पाकिस्तान की सेना पर गिरता है। आज भी पाकिस्तान के वो सारा रॉकेट सिस्टम, मिसाइलें, तोप और उनके सैनिक वैसे ही दबे हुए हैं 500-600 फीट बर्फ़ के नीचे। उनके पास उनको निकालने की कोई तकनीक और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगले दिन पाकिस्तानी अखबारों में छपा कि बिजली गिरने से पाकिस्तान के 237 सैनिक मारे गए। उसके 3 दिन बाद डॉन अखबार में छपा, हो सकता है कि भारतीय वायुसेना ने जानबूझकर लीक किया हो, या ISI ने अपनी जासूसी से पता किया हो कि हुआ क्या था। तो उन्होंने प्रकाशित किया, डॉन अखबार ने, कि भारत ने काली 5000 का प्रयोग करके पाकिस्तान के 237 सैनिक जो है मार दिए। तो पाकिस्तान को उसके बाद इसकी जो है जानकारी मिलती है। उसके बाद याद होगा कि राज्यसभा में 2017 में पूछा गया था इस पर सवाल, तो मनोहर पर्रिकर जो रक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा कि यह भारत का सबसे गुप्त हथियार है, इसके बारे में हम सदन को भी नहीं बता सकते। तो काली 5000 इस ढंग से लगातार अपग्रेड हो रहा है। आपको याद होगा कि जब 2020 में कोविड का पहला लॉकडाउन चल रहा था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 काम करवाए थे। एक बार उन्होंने ताली थाली और बजवाई थी, घंटी बजवाई थी, और दूसरी बात उन्होंने बिजली बंद करवाई थी, आधे घंटे के लिए दिया जलाने के लिए कहा था। तो जब बिजली बंद करवाई थी तो उससे जितनी बिजली इकट्ठा हुई, भारत ने उस बिजली से काली 10,000 जो है बना लिया। तो अब इसके साथ जो समस्या आ रही है कि काली 10,000 को ठंडा करने के लिए 10,000 लीटर डीजल लगता है, अगर एक बार उसका प्रयोग कर लिए। तो हम लोग उसके लिए इतनी बिजली लगातार स्टोर करके रखना, चार्ज करके रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो इसलिए भारत ने क्या किया कि इसमें BARC को भी इन्वॉल्व किया।
तो डीआरडीओ और बीएआरसी ने मिलकर अभी लगातार इसके यूरेनियम के रिएक्टर बना रहे हैं। तो उस रिएक्टर के कारण 1 किलो यूरेनियम में 15 साल तक जो है काली 5000 का प्रयोग कर सकते हैं। तो उस ढंग की स्थितियां आ रही हैं, तो हम धीरे धीरे इसको एक्चुअल हथियार के रूप में, युद्धभूमि के हथियार के रूप में तैयार कर। तो ये जो रिएक्टर होंगे जो आप बता रहे हैं, जी जी, वो क्या आकार में बहुत छोटे होंगे, छोटे होंगे, व्हीकल पे चले जाएंगे? 300 किलोवाट की एनर्जी रहेगी उसमें, मतलब 300 किलोवाट की ऊर्जा जो है वो निकालेंगे, और वो छोटे होंगे, उसको कहीं भी लगा सकते हैं, उसको जहाज पर भी, एयरक्राफ्ट पर भी। लेकिन आप तो ये बोल रहे हैं कि एक बार काली 5000 यूज करने के लिए कई गीगावाट में पावर लगता है, और ये तो 300 ही किलोवाट होगा। नहीं, वो तो काली 5000 तो क्या है कि बड़े टारगेट के लिए है। काली 5000, काली 10,000, अगर 10,000 मिसाइलें आ रही हैं या 1 लाख ड्रोन आ रहे हैं तो उनको मार गिराने के लिए है। लेकिन युद्ध के मैदान में उस प्रकार की संभावना लगभग ना के बराबर। तो जो मेजर ठिकाने हैं वहाँ भारत ने काली 5000, काली 10,000 की तैनाती कर रखी है कि कहाँ पर थोक में हमले हो सकते हैं। लेकिन अगर 150 मिसाइलें आ रही हैं, 200 मिसाइलें आ रही हैं, तो उनको मार गिराने के लिए जो हम यूरेनियम का रिएक्टर बना रहे हैं वो पर्याप्त है। यानी काली 300 से भी काम चल जाएगा? हाँ, काली 300 है, काली 2000 है, काली 1000 है, काली 4000 है, काली 5000 है, तो हर रेंज में है, काली 3000 भी है। तो उसमें क्या होगा कि जैसी ज़रूरत होगी हम उस प्रकार की एनर्जी यूज करेंगे। काली जो ये वेपन है, ये है कितना बड़ा? मतलब अगर मैं 300 की बात करूं और 10,000 की बात करूं तो उनका आकार प्रकार कैसा है? देखिए, अभी हम लगातार इसको छोटा करते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी जैसे माइक्रो से नैनो होती जा रही है। लेकिन जो काली 10,000 है वो समझ लीजिए कि एक ट्रक पर लादना पड़े, उसके साथ उसका जनरेटर भी रहता है क्योंकि स्टोरेज करना पड़ता है बिजली का। और काली 5000 का भी वही हाल है कि दोनों बड़े हैं मतलब। लेकिन ये सब इस ढंग से बना रहे हैं कि हमारे युद्धपोतों पर, हमारे परिवहन विमानों पर, हमारे टैंक पर, हमारे जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं उस पर भी हम लगा सकें, ज़रूरत पड़ने पर घरों पर भी लगा सकें। मान लीजिए कोई बिल्डिंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कॉमर्शियल है, मान लीजिए स्टॉक एक्सचेंज है, आरबीआई है, इस प्रकार की बिल्डिंगों की सुरक्षा में भी इसका प्रयोग होने वाला है। तो इसलिए जो है छोटे छोटे रिएक्टर के माध्यम से जो बनाए जा रहे हैं, हम 30 किलोवाट एनर्जी वाला भी बना रहे हैं, उसको सूर्या नाम दिए हैं। 70 और 100 किलोवाट को दुर्गा 1, दुर्गा 2 नाम दिए हैं। फिर उसके बाद 200 किलोवाट, 300 किलोवाट, मतलब हर लेवल का बना रहे हैं। तो इसी को मल्टी लेयर्ड हम कर रहे हैं कि जैसी ज़रूरत होगी हम वैसा प्रयोग करें। नहीं, लेकिन क्या ये बंदूक के आकार में उतने छोटे भी हो पाएंगे? नहीं, मैं आपको चित्र दिखा सकता हूँ, मतलब उतने छोटे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा। जैसे मतलब तोप है, छोटी तोप है या विमान भेदित तोप है, उस लेवल पर हम इसको ले आए हैं। जैसे 106 आरसीएल गन होती है जो कि जीप माउंटेड होती है, जो 4-5 लोग मिलकर के सैनिक उसे चला पाते हैं, उस आकार तक। हाँ, जैसे एलएमजी वगैरह के आकार पर हम ले आए हैं। अच्छा। हाँ, जैसे अभी युद्धपोतों पर जो तैनात है तो वह 70 किलोवाट और 200 किलोवाट का है, जिसको दुर्गा 1, दुर्गा 2 नाम दिया गया है युद्धपोतों की सुरक्षा के लिए। तो हमारे युद्धपोतों की सुरक्षा के लिए हमने बराक 8 मिसाइल सिस्टम और यही दुर्गा 1, दुर्गा 2 तैनात किया हुआ। तो इस दृष्टि से इसका उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। एक और चीज़ इसमें आप जोड़ सकते हैं कि हम लोग इसके इतने ज़्यादा संस्करण तैयार कर रहे हैं कि हर यूनिट को इसका प्रशिक्षण देंगे। जैसे अभी हम हर सैनिक को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो वैसे मतलब चाहे वायुसेना हो, चाहे नौसेना हो, चाहे थल सेना हो या बीएसएफ हो, हम सबको इस प्रकार का प्रशिक्षण दे रहे हैं कि जैसा हमला हो आप वैसा जवाब दीजिए। इस तरह के जब गतिविधियां होती हैं, सैन्य गतिविधियां होती हैं, तो क्या उस वक्त में राष्ट्रीय राइफल्स का भी कोई योगदान होता है? देखिए, सबका योगदान होता है क्योंकि सबको अलग अलग भूमिका दी जाती है। जैसे पहली बार आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने सीमा पर सेना तैनात नहीं की, तोप और टैंक सीमा की ओर नहीं बढ़ाए, मतलब कोई सैन्य गतिविधि देखने में लोगों को नहीं आई। तो उसका कारण यह था कि इस बार आमने सामने की लड़ाई नहीं होनी थी, ये पहले से ही मालूम था। वो भी आक्रमण सामने आकर नहीं करेंगे, क्योंकि अब अगर आमने सामने की लड़ाई होगी तो सामने वाले की सेना पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। तो ऐसे दौर में जो लड़ाई होने वाली है वो तकनीक की ही होने वाली है। यहाँ भी आपने देखा होगा कि अमेरिका, इजराइल और ईरान की भी आमने सामने की लड़ाई नहीं है, क्योंकि आमने सामने की लड़ाई में जानते हैं कि दोनों की सेनाओं को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो
तो ऐसे समय जो है आपको हर प्रकार के हथियारों का प्रशिक्षण रखना जरूरी है और हर प्रकार के हथियारों को मार गिराने का प्रशिक्षण आपके पास होना चाहिए। आप कितना हमला कर रहे हैं उससे ज़्यादा जरूरी है कि आप अपना बचाव कैसे कर रहे हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम लोगों ने बचाव का एक कीर्तिमान स्थापित किया। आप सोचिए कि उन्होंने करगिल से लेकर कच्छ तक 8 मई को 950 ड्रोन और 1100 ड्रोन जो है उन्होंने 9 मई को छोड़ा और 841 मिसाइलें छोड़ी, जिसमें 2 मिसाइल उनकी हाइपरसोनिक थी, DF-17 जो चीन की मिसाइल है। चीन ने 136 प्रकार की मिसाइलों का प्रयोग हमारे ऊपर पाकिस्तान के माध्यम से करवाया था। ड्रोन तो तुर्की और चीन के थे, लेकिन मिसाइलें जो पाकिस्तान के पास हैं वो सब चीनी मिसाइलें ही हैं। तो DF-17 को जब उन्होंने आदमपुर पर छोड़ा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोफिया कुरैशी ने कहा था कि उन्होंने हाई स्पीड मिसाइल छोड़ी थी। हाई स्पीड मिसाइल का मतलब हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीकी भाषा में होता है। तो उसको मार गिराने के लिए हमने S-400 को बाहर से निकाला था, क्योंकि हम S-400 को छिपा कर रखते थे। चीन के 140 सैटेलाइट लगे थे S-400 की खोज करने में। इस कारण से हम सही समय पर उसको निकालते थे। तो हमने उनकी 2-3 मिसाइलों को मार गिराने के लिए और 8 विमानों को मार गिराने में हमने, जिसमें 2 अवाक्स विमान थे, S-400 का प्रयोग किया। S-400 का प्रयोग केवल 11 बार ही किया है। बाकी सारा काम D4 एंटी ड्रोन सिस्टम, L-70 गन, पिचोरा मिसाइल, बराक 8 मिसाइल, आकाश मिसाइल, PAD और एडवांस डिफेंस मिसाइल जो है AAD जो है, उसने क्या किया था कि जब उन्होंने शाहीन मिसाइल जो अंडमान निकोबार तक मार कर सकती उसको दिल्ली पर छोड़ी थी। दिल्ली का मतलब दिल्ली का जो सबसे मतलब महत्वपूर्ण क्षेत्र है PMO है, तो उसको हमने सिरसा में मार गिराया था और भारतीय सेना के अधिकारी ने कहा कि वायुमंडल की ऊपरी सतह पर मार गिरा, जिसके कारण उसका मलबा नीचे नहीं आया। तो उसके लिए हमने एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम का प्रयोग किया था। तो ये मानकर चलिए कि 750-800 किलोमीटर के ऊपर हमने मार गिरा, जिसके कारण फिर उसका कुछ नीचे नहीं गिरा। तो इस लेवल पर हमारी तैयारी थी, अन्यथा हमारा नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान ने कोई छोटा मोटा हमला नहीं किया था। आप ये सोचिए कि उसके बदले हम लोगों ने पाकिस्तान पर दोनों बार में केवल 64 मिसाइलें दागी और केवल हमने कुछ 86 ड्रोन उनके ऊपर छोड़े थे। तो हमने कम हमला किया लेकिन सटीक हमला किया, उनका नुकसान किया। उन्होंने इतना बड़ा हमला किया लेकिन हमने सबको नष्ट कर दिया, इसलिए हमारा कोई नुकसान नहीं हो पाया। इसलिए हमारे जो सुरक्षा सलाहकार हैं अजित डोवाल जी, उन्होंने कहा कि भारत का एक कांच का टुकड़ा भी टूटा हो, कोई प्रमाण दे दे तो मैं मान लूंगा। तो मतलब इस युद्ध की सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही। ये जो पूरे का पूरा झड़प चल रही थी जिस समय में जी, उस समय में एक बहुत कॉमिकल शब्द जो है वो एयर विंग की तरफ से सामने निकल करके आया था जी। और वो लोग किसी लटकन बाबा के बारे में बात किया करते थे। वो लटकन बाबा क्या है उसको जरा आप अगर बताएंगे हमारे दर्शकों को तो बड़ा अच्छा होगा। नहीं, क्या हुआ था कि जब भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया तो उनके एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ कहाँ है पहले पता करना जरूरी था। तो उसको पता करने के लिए हम लोगों ने जो खिलौना विमान है उसको भेजा। तो उन लोगों ने उसको असली विमान समझकर अपने एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल फायर कर दी। तो हमने तुरंत उस पर इलेक्ट्रॉनिक जैमर डाल दी। तो उनके जो है सारे राडार जो है 25 मिनट के लिए जाम हो गए। तो भारतीय विमान चालकों को यह आदेश दिया गया था कि आपको 25 मिनट में ऑपरेशन संपन्न करना। हमारे कुल 80 विमान इसमें प्रयुक्त हुए थे। 9 विमानों का 9 ग्रुप बना था। उसमें राफेल सबसे आगे था, उसके ठीक पीछे सुखोई 30 MKI, फिर MiG-29, फिर मिराज 2000, फिर अंत में अपना तेजस जो स्वदेशी है। तो हमने लगभग अपने सारे विमानों का प्रयोग जो है इसमें किया। तो इन लोगों ने 25 मिनट के बजाय 22 मिनट में सारे सैन्य ठिकाने जो टारगेट दिए गए थे भारतीय वायु सीमा में रहते हुए उसको नष्ट कर दी। लेकिन जब ये वापस आ रहे थे तो 25 मिनट पूरा हो गया, तब तक उनका राडार चालू हो गया। तो जैसे उनका राडार चालू हुआ वैसे उनके 120 विमान हवा में आए। जब उनके 120 विमान हवा में आ गए तो उनका जो J-10C है, जैसे हमारे पास राफेल है तो राफेल 4th पीढ़ी का विमान है और उनका जो J-10C चीन से लिया है वह भी 4th पीढ़ी का विमान। राफेल में सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया की सबसे एडवांस मिसाइल है मेटेओर, जो 300 किलोमीटर तक हवा से हवा में मार करती है। और J-10C में जो मिसाइल लगी है वह एक्सपोर्ट वर्जन में 145 किलोमीटर है, लेकिन ओरिजिनल में 225 किलोमीटर उसकी रेंज है। तो चीन ने एक्सपोर्ट वर्जन कह करके उनको जानबूझकर ओरिजिनल दिया था कि भारतीय विमानों को हिट करने में वो कामयाब हो जाए।
तो उसके बाद जो दोनों वायुसेनाओं के बीच में बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों का युद्ध होता है वह 56 मिनट तक चलता है। भारतीय पायलटों को तब तक पाकिस्तानी विमानों को मार गिराने का आदेश नहीं था, इसलिए हम पाकिस्तान के विमानों को लॉक करके छोड़ दे रहे थे। यहाँ तक कि तेजस ने भी J-17 को लॉक कर दिया था। तो जब लंबा समय खींचने लगा और भारतीय पायलटों को लगा कि ईंधन खत्म हो सकता है, तो तब राफेल ने अपना एक्स गार्ड डिकॉय निकाला, जिसको लटकन बाबा कहते हैं। अच्छा। इस एक्स गार्ड डिकॉय के माध्यम से आप देख रहे होंगे 100 मीटर लंबा वायर है और वायर के अंत में जो है 30 किलोग्राम का एक यंत्र लगा है। इस यंत्र के माध्यम से सिग्नल दिया, इसमें AI का, कृत्रिम मेधा का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ और सेंसर के माध्यम से कि यह जो है राफेल है, और जानबूझकर उनकी PL-15E मिसाइल जो चीन की थी उससे इसको हिट होने दिया राफेल के पायलट ने। और जैसे ही इसको हिट किया वैसे ही राफेल का वायर जो है उन्होंने छोड़ दिया और AI के माध्यम से सिग्नल दिया, उनके राडार पर दिख रहा है कि राफेल गिर रहा है, जबकि राफेल नहीं गिर रहा है। यह वायुसेना का 30 किलोग्राम का यंत्र गिर रहा है जो DRDO ने बनाया है। और यह बात स्वयं अमेरिका का जो F-16 का पायलट है उसी ने इस रहस्य का उद्घाटन किया। भारतीय वायुसेना ने केवल इतना कहा था कि हमने डिकॉय का प्रयोग किया था, लेकिन चूंकि एक्स गार्ड डिकॉय को तब तक सारे पत्रकार नहीं जानते थे, इसलिए जिस समाचार को ज़्यादा चलाना चाहिए था वो चल नहीं पाया था और भारतीय वायुसेना ने जानबूझकर भ्रम को चलने दिया। तो उसके बाद चीन ने कई मतलब लोग कहते हैं कि $2 अरब से ज़्यादा खर्च किया विदेशी मीडिया पर ये चलाने के लिए, समाचार चलाने के लिए। अल जजीरा है, पश्चिमी मीडिया है, सबने मिलकर राफेल मार गिराने का एक अभियान चलाया और अंत में धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि यह भारतीय वायुसेना का एक खेल था जिसके जाल में पाकिस्तान फंस गया और हमने उनको मूर्ख बना दिया। मैं अब इससे थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल सवाल मतलब आपसे पूछना चाहूँगा कि ऑपरेशन सिंदूर को हम लोगों ने सर्जिकल और संतुलित बताया था, लेकिन विश्व की किसी भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने क्या स्वतंत्र रूप से इसकी जांच करके और इस हमारे दावे को सही माना? देखिए, विश्व के जितने रक्षा विशेषज्ञ और रणनीतिकार हैं जो युद्ध का विज्ञान लिखते हैं, युद्ध का इतिहास लिखते हैं, उनमें टॉम कूपर हैं जो हवाई युद्ध के इतिहास लिखने वाले हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के हैं। थाईलैंड के एयर चीफ मार्शल ने भी इस पर बात कही। जर्मनी के एयर चीफ मार्शल ने कहा कि जैसे आँख में पट्टी बांधकर गौरैया का शिकार करते हैं, तो ऐसे भारतीय सेना ने तुर्की के TB2 ड्रोन का शिकार किया है। मतलब हमारे लिए बहुत खिलौना साबित हुआ है। तो इसमें अमेरिका के जो रक्षा विशेषज्ञ हैं जॉन स्पेंसर, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही और उन्होंने वो सारे आंकड़े दिए हैं। इन सब ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के 19 विमानों को मार दिया, लेकिन हम जानबूझकर अभी ट्रंप जो है 11 विमान तक आ गए हैं। पहले 5 से शुरू किए थे, अब 11 तक आ गए हैं। जिस दिन ट्रेड डील हो जाएगी वो भी कह देंगे कि 19 विमान मार गिराए थे। अभी वो नाम भी नहीं ले रहे थे कि किसके गिरे थे, और सब जानते हैं कि पाकिस्तान के हैं। तो इन लोगों ने बाकायदा सिद्ध किया है कि भारत ने बहुत सटीक हमला किया और भारत ने विध्वंस नहीं किया, केवल सही जगह पर निशाना लगाया। हम चाहते विध्वंस करना होता तो हम प्रलय मिसाइल का प्रयोग करते, ब्रह्मोस का नहीं करते। ब्रह्मोस का वारहेड जो है 100 किलोग्राम का है और प्रलय मिसाइल का 500 से 1000 किलोग्राम का है, तो उससे पूरा का पूरा अड्डा जो है उड़ जाता है। हम लोगों ने जैसे एयर बेस पर किया तो रनवे को ध्वस्त किया, वहाँ उनके राडार को ध्वस्त किया, उनके किसी एक खास जैसे न्यूक्लियर कमांड थी नूर खान बेस पर, तो उसको नष्ट किया। तो ऐसे निश्चित ठिकाने पर जैसे अर्जुन ने मछली की आँख का शिकार किया था, तो उस ढंग से हमने प्रयोग किया। हमने ये नहीं सोचा कि, ये नहीं चाहा कि उनके सैनिक और उनकी जनता जो है बड़े पैमाने पर मारी जाए, और ये बात लगभग सारे लोगों ने कही। इसमें जॉन स्पेंसर ने एक बहुत बड़ी बात कही कि युद्ध शुरू करना आसान होता है, लेकिन सही समय पर युद्ध रोक देना बहुत बड़ा कौशल है। और भारत ने 86 घंटे के युद्ध में पाकिस्तान को घुटने पर ला करके जिस ढंग से युद्ध विराम किया, यह अमेरिका के लिए सीखने वाली बात है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से अमेरिका सीखे, इसी शीर्षक से उन्होंने एक आलेख ही लिखा था न्यूयॉर्क टाइम्स में, जो बड़ा चर्चित भी हुआ। तो विदेशी एजेंसियों ने इसको माना कि भारत का दावा सही है, क्योंकि भारत ने जो भी दिया वो सब उपग्रह से जो चित्र मिले थे प्रमाण स्वरूप उसको हमने उपलब्ध कराया। अब उन्होंने क्या किया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के माध्यम से मिल गया था राडार पर कि राफेल गिर रहा है जबकि डिकॉय गिर रहा था, तो उन्होंने उसी को प्रमाण के रूप में पेश किया। उसको किसी ने माना नहीं, क्योंकि वो प्रमाण नहीं है। तो आजकल अभी ऐसी स्थिति आ गई कि इलेक्ट्रॉनिक, जब अगर हम GPS जाम करते हैं, भारतीय वायुसेना ने, आपने देखा होगा कि GPS जैमिंग का अभ्यास किया था।
तो उस समय हम लोगों ने क्या किया कि हमने दिखाया कि भारतीय वायुसेना का विमान जो है कराची से उड़ान भर रहा है और वहाँ से बाकायदा जो फ्लाइट ट्रैकर ये सिस्टम है, मोबाइल वाले भी को भी दिख रहा है, हर नागरिक को भी दिख रहा है कि भारतीय वायुसेना का विमान कराची से उड़ान भर करके भारत की ओर जा रहा है, जबकि कोई विमान नहीं जा रहा था। हमने जीपीएस जाम करके ऐसा उनको दिखा दिया, पूरी दुनिया को दिखा दिया कि यह संभव है। तो आने वाले समय में ये भी संभव है कि पाकिस्तान अपने ही विमानों को मार गिराए, क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के माध्यम से सिद्ध कर देंगे जीपीएस जाम करके, वो भारतीय वायुसेना, उनके विमानों पर लिखा हुआ भारतीय वायुसेना दिखाई देगा और उनके राडार कर्मी जो है उसमें भ्रम में आ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा टेक्निकल खेल था, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध था और भारत ने बड़ी सूझबूझ से इसमें सफलता पाई। पाकिस्तान तो लेकिन ये चिल्लाता रह गया कि उसके बहुत ही निर्दोष नागरिक भी मारे गए हैं और भारत ने इस दावे को किया था। जी जी। तो युद्ध की स्थितियां जब होती हैं या इस तरह की झड़प जब होती हैं सैन्य रूप से, तब वो उस वक्त जो नैरेटिव होता है वो जो है या उस वक्त जो है सच कौन बोलता है? सरकार सच बोलती है, मीडिया सच बोलती है, या स्वतंत्र जांच जो होती है वो हम किसे सच माने? एक नागरिक के तौर पे हमें क्या सच मानना चाहिए? देखिए, भारत सरकार यथासंभव सबसे जिम्मेदार सरकार है पूरे विश्व में, इन मामलों में, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में, रक्षा मामलों में। और हम लोग जब तक प्रामाणिक जानकारी नहीं तब तक उसका न खंडन करते हैं न उसको रखते हैं। हम लोगों ने 140 आतंकियों को मारा था, जो आतंकी सैन्य ठिकाने पर हमला किया, और उनको उन्होंने कहा कि उन तो आतंकवादी हैं, वो तो मानते ही नहीं, तो उन्होंने कहा कि उनकी जनता मारी गई। अब मसूद अजहर बच गया, लेकिन उसके परिवार के 14 लोग मारे गए, तो उनके लिए वो जनता है और हमारे लिए वो आतंकी का परिवार है। तो कहीं न कहीं जो दोनों का परसेप्शन है उसमें फ़र्क रहेगा, देखने का दृष्टिकोण अलग रहेगा। तो इस दृश्य से जो मारे गए हैं वो आतंकी मारे गए हैं या उनके सैनिक मारे गए हैं, इसके अलावा हमने किसी आम नागरिक को, जो विशुद्ध नागरिक है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। इसलिए हमने गोलाबारी कर रहे थे तो हमने उनके ठिकाने ही उड़ाए। हम इतनी बड़ी प्रतिक्रिया हम चाहते तो कर सकते थे कि पूरा का पूरा क्षेत्र ही उड़ा सकते थे, लेकिन उस ढंग की कोई प्रतिक्रिया हमने नहीं की और हमने इसीलिए किसी बड़ी मिसाइल का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने लगभग हर प्रकार की मिसाइल हमारे खिलाफ प्रयुक्त की, लेकिन हमने अग्नि का प्रयोग नहीं किया, प्रलय का प्रयोग नहीं किया, प्रहार का प्रयोग नहीं किया। जो मिसाइलें ज़्यादा विध्वंस कर सकती थी उनका प्रयोग नहीं किया। हमने केवल टैक्टिकल हमले ज़्यादा किए, उनको ये संदेश चला जाए कि आप कहीं भी हमसे बच नहीं सकते। ये पूरा का पूरा जो सिलसिला शुरू हुआ, ये पहलगाम हमले से शुरू हुआ। आतंकवादी आए, 26 लोगों की उन्होंने हत्या कर दी। पहली बात तो ये कि ये एक तरह से फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस है। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि ये फेलियर ऑफ इंटेलिजेंसिया भी है कि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, वारदातें होती हैं, तो हम लोग उसको सही समय पे उसका आकलन और विश्लेषण नहीं कर पाते हैं और हम सही तरीके से एक्ट नहीं कर पाते हैं। इस पूरे मामले में पहलगाम हमले के उसमें हमने देखा कि बहुत सारा ब्रूहा हुआ, खूब उसके ऊपर हल्ला हंगामा हुआ, लेकिन न कोई हमने जांच की, ना किसी को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया, ना किसी सरकारी एजेंसी के या किसी भी अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। ऐसा क्यों? देखिए, इस हमले को जानने के पहले आपको 1 महीना और पीछे जाना पड़ेगा। 22 अप्रैल को हुआ। आपको याद होगा कि मार्च 2025 में बलूचिस्तान के जो आंदोलनकारी हैं, उन्होंने जाफर एक्सप्रेस का अपहरण कर लिया था। उसको छुड़ाने में पाकिस्तान को पसीने आ गए। लगभग 48 घंटे बाद उसको छुड़ा पाए। तो उससे पाकिस्तान की बड़ी बदनामी हुई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि ट्रेन तक का अपहरण जो है उनके देश में हो जा रहा है। और चूँकि पूरा का पूरा ग्वादर पोर्ट प्रयोग में नहीं आ रहा है, एयरपोर्ट प्रयोग में नहीं आ रहा है, सीपेक जो चीन ने बनाया हो पूरा खतरे में पड़ गया है, तो चीन और पाकिस्तानी सेना मिल करके बलूच विद्रोहियों का दमन करने वाले थे। तो अमेरिका ने उसे रोकने के लिए मुनीर को कहा कि आप उस ध्यान हटाने के लिए, चूँकि आपकी फजीहत हो रही है, तो आप भारत पर छोटा मोटा आतंकी हमला करवा दीजिए, वो प्रतिक्रिया करेंगे और हम जो है संभाल लेंगे। तो उसके पहले मुनीर ने जिन्ना की तरह भाषण दिया 13 अप्रैल को कि हम अलग हैं, हिंदू मुसलमान एकदम अलग हैं। जो भी जिन्ना बोलते थे वो सारी बातें उन्होंने कही, हम 2 राष्ट्र हैं, ये है वो है, हमें उनको ख़त्म ही करना पड़ेगा तभी हम रह पाएंगे, ये सारी बातें उन्होंने कही। तो उसकी प्रेरणा से उन्होंने, उनके जो कमांडो होते हैं वही आतंकी हैं, वो भारत में प्रवेश करते हैं। क्योंकि जम्मू तक, जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वहाँ तक बाढ़ लगी है, एलओसी पर बाढ़ नहीं है, और इतना दुर्गम और पहाड़ी इलाका है, उबड़ खाबड़ है, ऐसे नाले हैं, नदियां हैं कि हर जगह सैनिकों की तैनाती करनी पड़ेगी तो करोड़ों सैनिक लगेंगे, वो संभव नहीं है। तो कहीं न कहीं से वो छिप छिपा कर आ जाते। दूसरी बात क्या है कि स्थानीय सहयोग अभी भी उनको मिलता ही है,
क्योंकि बहुत सारे रिश्तेदार भी जो हैं कश्मीर और पीओके में अभी भी रिश्तेदारियां हैं, तो आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार भी हैं, तो एक दूसरे के काम आते हैं। तो उन लोगों ने छिपा करके इनको बहुत अंदर तक ऐसे निरापद स्थान पर पहुंचाया जहां तक पर कभी आतंकी हमला हुआ ही नहीं था, और वो पर्यटन का केंद्र था। तो जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़े, क्योंकि जम्मू कश्मीर धारा 370 के बाद विकास करने लगा था। वहाँ बड़े बड़े प्रकल्प आ रहे थे, विदेशी निवेश यूएई वगैरह निवेश कर रहे थे, तो पाकिस्तान का वो टारगेट था। अब वो हमला क्या हो गया कि वो 2-4 लोगों को मारना था, लेकिन ज़्यादा लोगों को मार बैठा। 28 नागरिक हमारे मारे गए। अब 28 नागरिक मारे गए और भारत सरकार कड़ी प्रतिक्रिया न करे तो संभव नहीं था। तो भारत सरकार ने जो प्रतिक्रिया दी उसके कारण पूरा युद्ध ही हो गया। अन्यथा अमेरिका को लगा था कि अगर 2-4-10 लोग मरते हैं तो भारत सरकार जो है 150 आतंकियों को मारेगी, हम उसके बाद संभाल लेंगे। लेकिन उतना आसान मामला था नहीं। फिर उसके बाद तुर्की और चीन ने पाकिस्तान से कहा कि हमारे हथियारों का आप प्रयोग करके टेस्ट करके देख लीजिए, मौका मिला है। तो उन्होंने उनके कहने पर उनके हथियारों का हमारे ऊपर परीक्षण किया। फिर हमने कड़ा जवाब दिया। फिर उनके 11 एयर बेसेस नष्ट कर दिए, उनके 4 राडार सिस्टम लॉकहीड मार्टिन के नष्ट कर दिए, उनके वायुसेना के 19 विमान नष्ट कर दिए, उनके कमांड कंट्रोल सेंटर राडार सेंटर्स लगभग पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए। तब जाकर उनको युद्ध विराम करने के लिए विवश होना पड़ा। तो ये पूरे जो कथा सूत्र हैं आप कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से, कूटनीति से जुड़े हुए हैं। इसमें कई देश इन्वॉल्व। पर आप तो कह रहे हैं कि उनको मजबूर होना पड़ा लिए जी। लेकिन ट्रंप जो है हर दूसरे 5वें दिन जो है ट्रुथ के ऊपर या जी, जी। कहीं पर भी बोल देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों से बोल देते हैं कि मैंने दोनों के बीच में हाँ। रुकवाया और हम जो है मुंह में दही जमाए बैठे हैं, हम कुछ उसको जवाब ही नहीं देते। हुआ क्या था कि जब हमने नूर खान एयरबेस पर हमला किया, जो न्यूक्लियर कमांड थी, तो हमको ये नहीं मालूम था कि नूर खान एयरबेस जो है अमेरिका का। हमने उसको पाकिस्तान का समझ करके, सबसे सुरक्षित जगह उनकी वही थी। तो न्यूक्लियर कमांड पर जब हमने ब्रह्मोस मिसाइल भेजी तो उसमें एआई फिट किया था। वो जो कमांड थी वो 6 फीट मोटी उसकी छत, तो उसको भेद नहीं सकती थी। तो जो विंडो एसी लगा था उसके माध्यम से वो अंदर जाकर विस्फोट करती है। तो उनका न्यूक्लियर कमांड नष्ट हो गया। और वीएन वोरा जो हमारे राजदूत रहे हैं, उन्होंने भी कहा, और जो मेजर आर्या करके हैं उन्होंने भी कहा, बहुत सारे लोगों ने कहा कि भारत की एक मिसाइल जो है किराना हिल्स के दरवाजे पर गिरी, जहां पर 200 परमाणु बम अमेरिका ने रखे हैं चीन, रूस और ईरान पर गिराने के लिए, परमाणु और हाइड्रोजन बम। तो उसके कारण वो दरवाज़ा बंद हो गया और हो सकता है शॉर्ट सर्किट हुआ हो। उसके बाद क्या हुआ कोई जानता नहीं। और अंदर जो भी परमाणु बम थे वो बेकार हो गए और उनके वैज्ञानिक और कुछ सैनिक भी मारे गए। तो तुरंत जो है फिर 3:30 बजे रात को 9 और 10 मई की इन्होंने फ़ोन किया आसिम मुनीर ने, वहाँ के विदेश मंत्री को अमेरिका के, कि हमारा तो उन्होंने छोड़ा नहीं कुछ, अब आपका भी नहीं बचा, अब जल्दी से रुकवाइए नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तब उन्होंने एस जयशंकर को फ़ोन लगाया। तो एस जयशंकर ने कहा कि भारत सरकार की नीति है कि हम पाकिस्तान से सरकार के स्तर पर बात नहीं करेंगे। अगर उनको युद्ध विराम चाहिए तो उनके डीजीएमओ को बोलिए कि हमारे डीजीएमओ से बात करें। तो उन्होंने तुरंत उनको संदेश दिया आसिम मुनीर को। आसिम मुनीर ने अपने डीजीएमओ को फ़ोन लगाने के लिए कहा। तब तक हमने अपने डीजीएमओ को यह संदेश दे दिया कि अभी भुलारी और जैकोबाबाद का एयरबेस बचा है, इसलिए अभी उनका फ़ोन मत उठाना। अटेंडेंट को बोल दो कि वो कल दिन में 3:30 बजे फ़ोन करें। तो उसके बाद हम लोगों ने उनको संदेश दीजिए कि आप 10 मई को दिन में 3:30 बजे फ़ोन कीजिए। फिर उनका नमाज पढ़ने का समय हो गया तो हम लोगों ने हमला रोक दिया। फिर 7:30 बजे जो है भुलारी एयरबेस पर एक उनका अवाक्स विमान जो है रनवे पर उतरता है, और जैसे ही वह हैंगर में पहुंचता है तब तक जोधपुर से सुखोई 30 MKI उड़ता है। यहाँ से वह ब्रह्मोस मिसाइल छोड़ता है। 46 सेकंड में वह मिसाइल हैंगर पर जाकर गिरती है। तो उनका जो अवाक्स विमान है वह नष्ट होता है। उसके साथ 3 F-16 और 4 J-17 विमान नष्ट होते हैं। उसके बाद फिर हमारा अंतिम हमला जैकोबाबाद पर होता है। फिर जो है ये लोग 3:30 बजे बात करते हैं और युद्ध विराम की घोषणा होती है। युद्ध विराम के बाद भी आपको याद होगा कि हमारे पास चूंकि तकनीकी सुविधा है तो हम सैनिकों को तुरंत संदेश भेज देते हैं। उनके पास वो सुविधा नहीं, मैनुअल संदेश जाता है। तो इसलिए उन लोगों ने 10 मई की शाम को भी फिर से ड्रोन उड़ा दिए थे, और बदले में हम लोगों ने पेशावर का अड्डा बचा हुआ था तो हमने ड्रोन हमले से उसको 10 मई को नष्ट कर दिया। जब उन्होंने कहा कि भाई हमारी गलती, हम संदेश नहीं भेज पाए थे इसलिए ड्रोन गया, तो हम लोगों ने कह दिया कि ड्रोन पहले जो उड़ाया गया था वही अब पहुंचा होगा। तो मतलब इस ढंग से जाकर युद्ध विराम हो।
तो उसमें अमेरिका ने संदेश लेने देने का कार्य किया है। इसको मध्यस्थता नहीं कहेंगे, इसको यही कहेंगे कि जब सीधी बात नहीं है तो किसी और के माध्यम से ही बात होगी, कोई ना कोई तो संदेश लेगा और देगा। अमेरिका की भूमिका उतनी रही। पहलगाम में जो हमला हुआ है और जो आतंकवादी आए, जी। तो जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक हमारी जो जम्मू कश्मीर की बॉर्डर है जी। वहाँ जियो फेंसिंग हो चुकी है, लगभग हो चुकी है पूरी, क्योंकि उसको करने वाले लोगों के बारे में मेरी जानकारी है। केवल जम्मू तक, जहां तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहीं तक। एलओसी का मतलब ये लाइन ऑफ कंट्रोल, जहां तक आपका कंट्रोल है वही सीमा है। हाँ, लेकिन जियो फेंसिंग के लिए तो हमें उनकी तरफ नहीं जाना है, या हमें बाढ़ तो लगानी नहीं है ऑफिशियली। एलओसी पर नहीं है, एलओसी पर लगा भी नहीं सकते, क्योंकि अभी हम लाइन ऑफ कंट्रोल है ना, कि हम जहां तक कंट्रोल करते जाएंगे। अभी तो पीओके लेना है, तभी तो लगाएंगे नहीं, पीओके लेने के बाद ही लगाएंगे, तो इसलिए वहां पर नहीं। और हमारे पास इसरो के पास में इतने अच्छे जासूसी सैटेलाइट हैं, ये सब हैं, हम उन लोगों को क्यों नहीं ट्रैक कर पाते? नहीं, उसका कारण है कि वहां पर आपको 10 सैटेलाइट लगातार खड़े रखने पड़ेंगे, जो व्यावहारिक दृष्टि से संभव नहीं है। दूसरी बात क्या है कि इतनी गुफाएं हैं, इतनी जंगल हैं, इतने पेड़ हैं, इतना उबड़ खाबड़ बड़े बड़े पहाड़ हैं, मतलब कौन कहाँ से आ रहा है, हर व्यक्ति को ट्रैक कर पाना लगभग असंभव है। तो इसलिए उसको उतना बड़ा फेलियर नहीं। और जब वो प्रायोजित है, बाकायदा वहाँ की सेना, वहाँ के सेना अधिकारी और इन्वॉल्व है, तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, वो आ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अब यहाँ के लोगों ने जो उनकी मदद की, अगर वो नहीं हुई होती तो बहुत सही समय पर वो पकड़े जा सकते। तो इस दृश्य से हम कह सकते हैं कि यहाँ के लोगों ने मदद की, और आतंकी हमले की सूचना एजेंसियों की थी, एजेंसियों ने दी भी थी, लेकिन जिस ढंग से जम्मू कश्मीर पुलिस को अपने लोगों पर नज़र रखनी चाहिए थी, वह नहीं रखी। दूसरी बात, जिन जगहों पर अभी तक आतंकी हमले होते रहे हैं वहाँ पर तो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी, लेकिन पहलगाम जैसे निरपवाद जगह पर, पर्यटन केंद्र पर भी हमला हो जाएगा, वहाँ नहीं बढ़ाई गई। तो इस कारण से जो है वहाँ कोई सुरक्षा न होने के कारण उनके लिए आसान हो गया था हमला करना। इसीलिए मैंने कहा कि इट इज़ नॉट फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस, इट इज़ फेलियर ऑफ इंटेलिजेंसिया। जी। कि हमारा जो बौद्धिक वर्ग है, जो हमारे यहाँ पर, जिनको ये समझना चाहिए कि कहाँ पे हमला हो सकता है और संभावित ठिकाने कौन से हो सकते हैं, कैटेगरी ए में कौन सा आता है, कैटेगरी डी में कौन सा आता है, या कैटेगरी वाई में कौन सा आता है, हम उन चीज़ों में हमारी फेलियर हुई फिर तो। हाँ, निश्चित रूप से जो विश्लेषण है अगर हम करेंगे तो ये अंतिम लक्ष्य होता है, जो पर्यटन केंद्र है और जो जिससे मुसलमानों की कमाई है, कश्मीरियों की कमाई है। तो पाकिस्तान कश्मीरियों के पेट पर लात मारेगा, ये हमने नहीं सोचा था, क्योंकि वो तो उनका समर्थक ही अपने को कहता है। तो पाकिस्तान ऐसी जगह आतंकी हमला कराएगा जिससे कश्मीरियों की आमदनी बंद हो जाए, ये भारत सरकार ने नहीं सोचा था, लेकिन वो किसी भी स्तर तक जा सकता है। अब पहलगाम हमले के बाद यह सिद्ध हो गया है, इसलिए अब हम किसी भी क्षेत्र को खुला नहीं छोड़ रहे। ये जो सारी चीज़ें चल रही थी उसके बीच में फिर जब युद्ध खत्म हो गया, बाकी सारी चीज़ें, झड़प पड़प, ये सारी चीज़ों का मामला हल हो गया, उसके बाद में हमने 33 देशों में प्रतिनिधिमंडल भेजे और तमाम पार्टियों के लोगों को उसमें इन्वॉल्व करके भेजा। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब हमारी जो एक्शन था लेजिटिमेट था, कानूनी तौर पे सही था, वैधानिक तौर पे सब सही था, तो हमें आखिर इतनी सफाई देने की दुनिया को क्या ज़रूरत पड़ी? नहीं, दुनिया को इसलिए देने की क्योंकि पाकिस्तान कह रहा था कि भारत ने हमारे नागरिकों को मारा है, जो आपने प्रश्न किया था पहले, और हमको ये सिद्ध करना था कि हमने आतंकियों को मारा है। तो हमने आतंकियों की सूची के साथ, प्रमाण के साथ, किन किन गतिविधियों में कौन आतंकवादी इन्वॉल्व रहा है, उसके साथ प्रतिनिधिमंडल भेजा और लोगों को यह बताया कि हमने केवल आतंकी ठिकाने नष्ट किए। अब वो गेहूं के साथ तो घुन भी पेरा जाता है, अगर आतंकी ठिकाने पर कोई सामान्य नागरिक, कोई खाना बनाने वाला है, जैसे सेना में भी होता है कि हर प्रकार के लोग होते हैं, धोबी भी होता है, खाना बनाने वाला भी होता है, पंडित भी होता है, पूजा कराने वाला भी होता है, तो अगर बम गिरा तो सब मारे जाएंगे। तो ऐसा आप कह सकते हैं कि उसमें हो सकता है कि एक दो लोग ऐसे भी मारे गए हों जो विशुद्ध आतंकवादी नहीं रहे होंगे, लेकिन उनके पोषक रहे। तो इसलिए भारत सरकार ने सारी चीज़ें प्रमाण के साथ इतने सारे देशों को इसलिए भेजी कि आतंक के प्रति हमारा जो नज़रिया है उसको आप सही संदर्भ में समझें, पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा पर ना आए। और युद्ध शुरू होने के बाद तो चीन पूरी तरह से उनके साथ था, लेकिन किराना हिल्स पर हमले के बाद जब चीन को मालूम पड़ा कि पाकिस्तान ने उसको बताया नहीं वहाँ अमेरिका के 200 परमाणु बम रखे गए हैं, तो चीन जो है तुरंत बदल गया और वो भारत का समर्थक हो गया। आपने देखा होगा कि युद्ध के बाद जो है चीन का रवैया भारत के प्रति बदल गया। पाकिस्तान पर जो पहले अंधविश्वास था वो नहीं रहेगा, वो दोनों के बीच में गलतफहमी
पैदा हो गई, क्योंकि पाकिस्तान अभी भी अमेरिका के हाथ में है। ये बात चीन नहीं समझ पाया था, लेकिन अब उसके कारण ये सिद्ध हो गया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दुनिया को बतानी थी और हमने वो बताई। विशेषज्ञों को ये लगता है कि भारत को जो है अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का जो है वो भरोसा नहीं था, इसलिए इस तरह की एक्टिविटी करनी पड़ी। नहीं, वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि क्या है कि जब तक आप अपने जो निर्णय हैं उनको कैसे क्रियान्वित किए हैं, उस क्रियान्वयन का जो स्वरूप रहा है, हमने बताया कि हम विध्वंस करना चाहते थे, हम काफ़ी कर सकते थे। हमने उनके लोगों को कोई चोट नहीं पहुंचाई, हमने उनकी संपत्ति को चोट नहीं पहुंचाई, हमने केवल आतंकी ठिकाने पर हमले किए। जब उन्होंने बड़े हमले हमारे ऊपर किए, तब प्रतिक्रिया में हमने उनके सैन्य ठिकाने नष्ट किए। तो इसका प्रमाण देना जरूरी था कि मतलब पूरे विश्व में गलत संदेश ना जाए कि भारत एक आक्रामक। हमने अपने आक्रामक छवि से केवल ये बदला अपने को कि हम आतंक को लेकर शून्य सहिष्णुता की नीति रख रहे हैं, और उसी पर हमारा ध्यान था, इसलिए हमने पाकिस्तान को छोड़ दिया है। उस दौर में तमाम जितने भी टीवी चैनल्स थे वो इस कदर हल्ला मचाए हुए थे, और उस पे कराची पे हमला, लाहौर जीत लिया, इस तरह की जो है खबरें। और हाँ, वो 7 मई को हुआ था। उसका कारण मैं बता रहा हूँ कि 6 मई की रात को जब हम लोगों ने ऑपरेशन आरंभ किया, और 7 मई को चीन ने बड़े पैमाने पर राफेल गिराया, के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया, अपने दूतावासों को भी उसमें सक्रिय किया। तो पूरे विश्व में यही न्यूज़ चलाई जा रही थी कि पाकिस्तान ने PL-15E मिसाइल के माध्यम से भारत के राफेल को मार गिराया। तो उसको काटने के लिए, मतलब जब मिथ्या प्रोपेगेंडा चल रहा था, तो उस प्रोपेगेंडा की प्रतिक्रिया में फिर भारतीय चैनलों ने भी एक प्रोपेगेंडा शुरू किया। वो 7 मई को चला था, आपको मालूम है कि 7 मई को रात भर की लाहौर में भारतीय सेना घुस गई, कराची पर हमला हो गया, यह हो गया, वह हो गया, वो सब चलाया गया। तो दोनों प्रोपेगेंडा ही थे। नहीं, लेकिन इस तरह के जो प्रोपेगेंडा होते हैं, जिसको हमें भी मालूम है कि ये छद्म है, ये फॉल्स है, फालनी है एक तरह से, और इस तरह की बातें कहने से पूरी दुनिया में आपका खुद ही मजाक उड़ता है। आपने उससे हासिल तो कुछ होता नहीं है, बल्कि आप जो है वो एक तरह से मोरन के जैसे दिखाई देने लगते हैं, मूर्खों जैसे दिखने लगते हैं कि अरे यार ये कौन सी बात हुई कि आपने कराची तक पहुंच गए और लाहौर तक। अपने इन्होंने जो CDS हैं अनिल चौहान, उन्होंने भी, और सेना अध्यक्ष जनरल द्विवेदी जी ने भी कहा, और एयरफोर्स मार्शल ने भी कहा, चीफ मार्शल ने भी, कि हमारी बहुत सारी ऊर्जा, 20% ऊर्जा केवल फर्जी खबरों को ठीक करने में गई। तो भारत सरकार उन फर्जी खबरों को रोकने का प्रयास कर रही थी, लेकिन जब एक मीडिया दूसरी मीडिया की प्रतिक्रिया में काम कर रहा था, तो उसमें लोग ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों ने यूक्रेन युद्ध और गाजा युद्ध वगैरह के बहुत सारे फर्जी फुटेज भारतीय चैनलों को भेज करके कई लाख डॉलर पैसे कमा लिए थे। तो उसमें वो भी कुछ खेल किया था उन लोगों ने। तो बहुत सारी चीज़ें चली, मतलब युद्ध के समय। अभी ईरान युद्ध में भी बहुत सारी फर्जी चीज़ें दिखाई गई, मतलब कि एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला हो गया, दीगो गार्सिया पर हमला हो गया। जिसके पास 4000 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल नहीं, वो कैसे दीगो गार्सिया पर हमला कर देगा। तो बहुत सारी फर्जी चीज़ें युद्ध के समय चलती हैं मीडिया में, और उससे बढ़ करके वो फिर सोशल मीडिया में पहुंच जाती हैं। तो उस समय भी ये सब चीज़ें हुई हैं। तो भारत सरकार को रोकने में बहुत समय गया, इसलिए मीडिया को और नागरिकों को बहुत जिम्मेदार होने की जरूरत है कि वे देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझें और सही समाचार को ही चलाएं। मुझे अब एक ये चीज़ समझनी है कि क्या जो भविष्य में युद्ध होंगे वो सिर्फ ड्रोन, मिसाइलों, काली, दुर्गा, इन सब से ही लड़े जाएंगे, या वाकई हमें जो फील्ड सोल्जर्स की ज़रूरत पड़ेगी? देखिए, पहले तो लड़ाई इसी रूप में होगी, लेकिन जब आपको कब्जा करना है, सामने वाले की ज़मीन पर कब्जा करना, जैसे हमको अगर POK लेना है तो हमको जाना तो ज़मीन पर ही पड़ेगा। जब हम उनके सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट कर देंगे, उनकी आक्रमण करने की क्षमता को नष्ट कर देंगे, तभी हम अपने सैनिक भेज सकते हैं। अगर पहले भेजेंगे तो हम सैनिकों को दांव पर लगा रहे हैं। रूस ने वही गलती की थी कि उसने एक ही साथ यूक्रेन पर सैनिक भी भेज दिए, थल सेना भी भेज दी, वायुसेना से आक्रमण भी शुरू किया, मिसाइलों से भी हमला शुरू किया। तो उसके कारण शुरू में उसके बहुत सैनिक मारे गए। तो शुरुआत में सैनिक सीधे नहीं भेजे। अब जो युद्ध होगा, पहले तकनीक का युद्ध होगा, सारे अस्त्र शस्त्रों का युद्ध होगा। उनमें जब सामने वाला कमजोर हो जाएगा, प्रतिक्रिया करने की स्थिति में नहीं रहेगा, तभी सेना भेजी जा सकती है। तो सेना का महत्व कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि आपको अगर सामने वाली जगह पर जाकर बैठना है, अब जैसे अमेरिका
ईरान के सामने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर लाचार हो गया, क्योंकि वहां पर उसके सैनिक बैठे हुए हैं जो चाहे तो एक राइफल से भी किसी जहाज को उड़ा सकते। तो वो काम आसान नहीं है, उसकी प्रतिक्रिया में फिर आपको भी अपने सैनिक रखने पड़ेंगे, तभी आप उनका मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए सैनिकों का महत्व कभी खत्म होने वाला नहीं। लैंड कंट्रोल तो जो भी होगा वो बिना इन्फेंट्री के हो नहीं सकता, थल सेना के बिना हो ही नहीं सकता है। हाँ, आप कह रहे थे कि ताइवान और तालिबान ये ही दो हमारे समर्थन में थे, ऐसा मतलब ये मजाक में भली कहा जा रहा था, लेकिन ये क्या था? नहीं, उस समय क्या था कि चूंकि भारत यह दिखाना चाहता था कि हम इतनी बड़ी ताकत बन चुके हैं कि हमको अब किसी के समर्थन की जरूरत नहीं है, हम अपनी नीतियां स्वयं अपनी शर्तों पर लागू कर सकते हैं। तो खुलेआम ताइवान ने चीन से शत्रुता के कारण ताइवान ने समर्थन किया था और उसके बाद तालिबान ने किया था। क्योंकि चीन खुलेआम पाकिस्तान की मदद कर रहा था और भारत क्वाड का सदस्य है, तो अमेरिका को बोलना चाहिए था, लेकिन अमेरिका ने नहीं बोला। अमेरिका के बदले जापान और ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि अगर चीन युद्ध में कूदता है तो हम भारत के समर्थन में कूदेंगे। तो मतलब यही स्थिति थी उस समय युद्ध के दौरान। लेकिन भारत का जिन देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध है, भारत कोई रणनीतिक गठबंधन या किसी गुट में शामिल नहीं होना चाहता, उनके साथ है और भारत की जो विश्वसनीयता है वो बनी हुई है। इसलिए हमको समर्थन को लेकर उतना ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती। हथियारों के मामले में जी, भारत जो है अभी भी खासतौर से फाइटर जेट्स के मामले में विदेशों पे ही डिपेंड कर रहा है, उन पे ही निर्भर है। जी। राफेल जो है हमारे लिए इन दिनों एक बहुत बड़ी जो है सैन्य एसेट बन चुका है। उसके बारे में ये कहा गया कि जब ऑपरेशन सिंदूर में दसॉल राइफल से जो है स्कैल्प ईजी जी और AASM हैमर जैसे हथियारों का इस्तेमाल हुआ था, और इन तीनों का संयोजन जो है वो रणनीतिक रूप से बड़ा ही प्रभावी साबित हुआ। वो क्या था, कुछ उसके बारे में आप प्रकाश डाल सकते हैं? देखिए, स्कैल्प और हैमर ये दोनों मिसाइलें हैं। स्कैल्प मिसाइल है जो एक रणनीतिक मिसाइल है, जैसे ब्रह्मोस है कि एक खास ठिकाने को नष्ट करना है। अब जैसे बहावलपुर के मरकज को नष्ट करने के लिए हैमर मिसाइल, हैमर जो है बंकर बस्टर मिसाइल, तो ऊपर से वो तोड़ते हुए पूरा, आपने देखा होगा छत को तोड़ते हुए नीचे जाकर विस्फोट करती है। कितने गहरे तक जा सकती है? वो जा सकती 25 से 30 फुट तक जा सकती है। और हम लोग जो है ऐसा बना रहे हैं अग्नि 5 को, जो 100 मीटर नीचे तक के बंकर को नष्ट कर सकती है। तो उसको हम परमाणु ठिकाने पर हमले के लिए उसका प्रयोग भविष्य में कर सकते हैं। तो हैमर मिसाइल का युद्ध में लगातार फ्रांस ने भी प्रयोग किया है, वहाँ पर सीरिया में किया है, तो बहुत प्रभावी मिसाइल रही थी। स्कैल्प और हैमर दोनों ने बहुत अच्छा काम किया था। इसमें जो है कुल 18 मिसाइलें लगती है राफेल में, और उसमें मेटेओर मिसाइल रहती है, उसके सामने कोई विमान नहीं आ सकता। तो यहाँ तक कि अमेरिका ने भी मेटेओर मिसाइल ही अपने F-35 में लगाया है। मेटेओर मिसाइल जो है यूरोपियन यूनियन ने बनाया है, जिसमें फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन और स्वीडन चारों ने मिलकर के बनाया है। तो दुनिया की सबसे आधुनिक और प्रभावी मिसाइल है। चूँकि 6 और 7 मई को हमारे पायलटों को यह आदेश नहीं था कि आप पाकिस्तानी विमानों को मार गिराइए, नहीं तो उसी समय पाकिस्तान की पूरी वायुसेना साफ हो जाती, राफेल के सामने जो भी आता वो नष्ट हो जाता। लेकिन हमने एक बहुत अच्छी मिसाइल विकसित की, जो अस्त्र मिसाइल है, जो हवा में अस्त्र 160 किलोमीटर तक और अस्त्र 2 अभी तैनात कर रहे हैं, सुखोई 30 MKI और तेजस में, जो 250 किलोमीटर तक मार करने वाली। तो ये मेटेओर से भी ज़्यादा तीव्र गति वाली है। मेटेओर जो है ध्वनि से 4 गुना तीव्र गति से चलेगी, ये ध्वनि से 4.5 गुना गति से चलेगी। तो हमारी मिसाइल अपेक्षाकृत ज़्यादा प्रभावी बनने वाली है। हम उसके लिए 3 का भी कर रहे हैं, परीक्षण चल रहा है, तो 250 से 500 किलोमीटर की रेंज में आ जाएगी। फिर हम रूस से भी जो R-37 रूस ने बनाया है सुखोई 57 के लिए, वो मिसाइल भी हम 300 की संख्या में खरीद रहे हैं। तो अगली बार अगर युद्ध होता है तो हम भारत की सीमा में रह करके ही पाकिस्तान के सारे विमानों को नष्ट कर सकते हैं। उस प्रकार की तैयारी में लगे। यही चीज़ है कि स्कैल्प जो है उसकी जो असली ताकत है वो उसकी स्टैंड ऑफ रेंज है। तो क्या ये उस हिसाब से? हाँ, स्कैल्प जो है 500 किलोमीटर दूर से सैन्य ठिकाने नष्ट कर सकते। तो हमने यानी उनकी सरहद में जाना ही नहीं है? हमको जरूरत ही नहीं पड़ी ना। हमारा कोई भी विमान जो है यहाँ तक कि सीमा के पास भी नहीं आया। हम एक निश्चित दूरी पर रह करके हम पाकिस्तान पर हमला करते हैं।
अब कैसे मतलब इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया जा सकता है कि भारत के जो जंगी विमान थे हाँ। वो पाकिस्तान की सरहद के अंदर गए ही नहीं, उसके क्या संकेत या क्या सबूत हम दे सकते हैं? नहीं, वो तो सब है ही ना, क्योंकि सैटेलाइट पर अब युद्ध का मैदान जो है पारदर्शी है। जितने उपग्रह हैं, पूरी दुनिया के उपग्रह लगे थे, सब लगातार रिकॉर्ड कर रहे थे कि भारत के विमान कहाँ हैं। तब कोई चीज़ छिपा नहीं है। कौन सी चीज़ कहाँ उड़ रही है उसको कोई भी देखता। चीन लगातार उनको लाइव कवरेज दे रहा था कि भारत के विमान कहाँ हैं। तो भारत अपने सैटेलाइट पर पूरी तरह से इसमें लगा हुआ था, और हमने इसरो के हमारे 400 वैज्ञानिक लगातार 88 घंटे तक ड्यूटी करते हैं, और वो लगातार सूचनाएं हमको दे रहे थे। तो ये पूरा प्रमाण दुनिया के सामने है कि भारतीय विमान जो है भारत की सीमा में रहते हैं और यहाँ से हमला करते हैं। उनकी समस्या क्या थी कि S-400 से उनको डर था। S-400 के डर के मारे वो भारत की ओर नहीं आ पा रहे, और S-400 ने एक बड़ा विश्व रिकॉर्ड भी बनाया कि 9 मई की रात को उनका एक अवाक्स विमान खैबर पख्तूनख्वा के अफगानिस्तान के बॉर्डर पर उड़ रहा था, और वो सिविलियन प्लेन्स की आड़ में उड़ रहा था। तो S-400 ने उसको यहाँ से राडार से उसको कैच किया, और पाकिस्तान में वो सीमा के भीतर 315 किलोमीटर अंदर था। और S-400 जो है वो भी सीमा पर नहीं है, सीमा से काफ़ी अंदर है, लेकिन हम एग्जैक्ट जगह नहीं बताएंगे कहाँ तैनात है, क्योंकि चीन पाकिस्तान जहाँ उनको मानकर चल रहे तो वहाँ डमी S-400 है, वहाँ असली नहीं है। तो S-400 ने लगभग 380-90 किलोमीटर दूर से जो है उनके अवाक्स विमान को हिट कर दिया। तो इस कारण से उनको एक आतंक पैदा हो गया कि उनका कोई विमान अपनी सीमा में भी नहीं उड़ सकता है। अगर अभी चूंकि ये 400 की चौथी खेप भी आ रही जो राजस्थान में तैनात होगी, जम्मू कश्मीर और पंजाब हरियाणा के पास है ही। पहली जो है हाशीमारा में तैनात है, तो चौथी अब राजस्थान में, 5वीं गुजरात में तैनात होगी। उसके बाद 5 हम और लेने वाले हैं। तो हम लगभग हर क्षेत्र को सुरक्षित करने का कार्य कर रहे हैं। ये जो हैमर है जी, और पारंपरिक जो पुराने बम या मिसाइलें हैं, उन दोनों के बीच में क्या मूल रूप से फ़र्क है? क्योंकि इनके बारे में लोगों को कुछ पता नहीं है, कुछ आप इस पर रोशनी डालिए। जैसे बम गिरेगा तो सीधे गिरेगा और फट जाएगा। जी। छत पर गिरा तो छत फट गया, और छत के साथ जितना डैमेज हुआ। जो मिसाइल है हैमर, ये पेनेट्रेट करती है। जैसे आप ड्रिल करते हैं ना, तो ड्रिल करते हुए अंदर जाएगी। तो ड्रिल करते हुए अंदर जाएगी तो नीचे फटेगी, तो ऊपर का हिस्सा अपने आप गिर जाएगा। अच्छा। हाँ, तो दोनों में ये फर्क है। बम से मान लीजिए कोई बहुत मजबूत इमारत है तो उसकी छत गिरेगी, लेकिन ये नीचे जाकर नींव को गिरा देगी तो छत सहित सब गिर जाएगा। मतलब ये फर्क। अमेरिका का जो बंकर बस्टर है वो तो काफ़ी गहराई तक चला जाता है। वो 80 मीटर तक जाता है। हाँ, लेकिन जैसे ईरान में उन्होंने जो अपने ड्रोन के ज़ख़ीरे हैं, अपनी जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं और ये सब चीज़ें हैं, उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो ज़मीन के अंदर 1000 से लेकर 3000 मीटर के अंदर रखी हुई हैं। तो क्या वहाँ तक पेनिट्रेट करने वाला कोई बंकर बस्टर है दुनिया में? नहीं, वो उतने नीचे नहीं रखी गई हो, 500 फीट नीचे हैं, क्योंकि 1000 और 3000 मीटर नीचे तो पानी ही रहेगा, और ज़मीन का क्या स्वरूप होगा वो आसान नहीं है। तो अफवाहें बहुत चलती हैं, तो ये भी एक अफवाह ही है। 500 फीट नीचे तक दुनिया के सारे परमाणु हथियार जो है रखे गए हैं। मतलब कोई भी परमाणु हथियार धरती पर नहीं रखा जाता। केवल रूस और चीन, इसके अमेरिका के जो आमने सामने रहते हैं, कुछ मिसाइलें हमेशा धरती पर रहती हैं, बाकी सब अंडरग्राउंड है। तो ईरान ने भी वैसा किया है, 500 फीट धरती के नीचे है। अब बंकर बस्टर 80 मीटर का मतलब है कि 200 से 250 फीट नीचे तक जो है बंकर बस्टर बम असर करता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर आपने एक बार उसके मुहाने पर हमला कर दिया, दरवाज़ा बंद हो गया, तो अंदर भी नुकसान होना ही है। ऐसा नहीं कि अंदर नुकसान नहीं होगा। तो अगर आपने सही निशाना लगा करके उसका दरवाज़ा बंद कर दिया। इन्होंने कोशिश क्या की थी कि जो ईरान का नतांज ये है परमाणु केंद्र है, उसके चारों तरफ इतना ज़्यादा गहरा गहरा बम गिरा करके गड्ढा कर दिया को पूरा अंडरग्राउंड हो जाए, मतलब उस प्रकार की परिस्थिति पैदा की है। तो शत्रु को मारने के बहुत सारे तरीके हैं, तो उसमें तरीके निकाल रहे हैं। अब इस पर काफ़ी ज़्यादा शोध कार्य चल रहा है कि इसकी क्षमता कैसे बढ़ाई जाए, हम और नीचे तक 100 मीटर 200 मीटर नीचे तक कैसे जाएं। तो भारत पाकिस्तान परमाणु ठिकानों को ध्यान में रख करके 100 मीटर तक हम नीचे कैसे हमला कर सकते हैं बंकर बस्टर बम की तरह। तो अग्नि 5 का एक स्वरूप, उसके रूप में हम
रूपांतरित कर रहे हैं, एक रूप उसका इस रूप में आ रहा है। क्या भारत ने S-500 भी ले लिया है या अभी आने की प्रक्रिया में है, क्या स्थिति है? S-500 के बारे में एक सूचना यह भी है कि भारत और रूस ने संयुक्त रूप से उसे विकसित किया है और उसका कारखाना संभव है कि भारत में ही लगे, तो उसको लेने की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। जैसे ब्रह्मोस हमारा संयुक्त उपक्रम है, तो वैसे S-500 भी भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है। मतलब एक बात यह है, और अगर ऐसा है तो फिर बहुत सारी चीज़ें अपने आप सेटल हो जाएंगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑपरेशन सिंदूर में वो जो फ्रांसीसी हथियार हैं या विमान हैं, उनका प्रचुरता से इस्तेमाल हुआ। आपको लगता नहीं कि जी केवल हमने 9 राफेल विमानों का उपयोग किया था, बाकी जो 80 विमान मान लीजिए पहले दिन जैसे हमने प्रयोग में लाए, तो उसमें से सबसे ज़्यादा सुखोई 30 MKI, क्योंकि भारतीय वायुसेना की रीढ़ जो है सुखोई 30 MKI है। सुखोई 30 272 विमान है और राफेल केवल 36 विमान। जगुआर का भी प्रयोग किया, मिराज 2000 का भी प्रयोग किया, MiG-29 136 है, जगुआर जो है 130 है, मिराज 2000 लगभग 73 है और तेजस जो है अभी 60-70 है। तो इन सारे विमानों का हमने प्रयोग किया और सबने अपना काम पूरा किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है सुखोई 30 MKI का प्रयोग हुआ। इसलिए ब्रह्मोस मिसाइल सुखोई 30 MKI और तेजस से ही छोड़ी गई है। बाकी मेज मिसाइल जो है मिराज 2000 से छोड़ी। हमने कई मिसाइलों, क्रिस्टल मिसाइल का भी प्रयोग किया जो जगुआर से छोड़ी, तो हमने लगभग हर विमान का प्रयोग किया है। दुबई में जो एयर शो था उसमें हमारे तेजस से ऑयल लीकेज की एक कहानी सामने निकल करके आई थी और उसको बड़ी प्रमुखता से लोगों ने जो है वो सोशल मीडिया पे और तमाम चैनलों पे, अखबारों में उसको छापा था। उसकी जो है वो सच्चाई सामने नहीं आती। हमारा देश कहता है या सेना कहती है कि नहीं भाई साहब उसमें से तो कूलिंग वाटर निकला था, और दुनिया कहती है कि नहीं साहब ऑयल था, और वो जो है जिस जहाज से निकला था वो जहाज जो है वो तुरंत कॉल बैक हो गया था। तो बड़ा भ्रम की स्थिति बनी है। आपके पास क्या सूचना है? नहीं, उसमें एक सूचना यह है कि चूंकि दुबई में जो ग्राउंड स्टाफ काम करने वाले होते हैं ना, देखिए पायलट का काम तो नहीं कि तेल चेक करे, पानी चेक करे और टायर का हवा चेक करे, ये तो जो ग्राउंड स्टाफ होता है वो चेक करता है। तो ग्राउंड स्टाफ में जो काम करने वाले लोग थे वो पाकिस्तान के थे और इसमें एक षड्यंत्र की बू आती है जो भारतीय वायुसेना भी लगभग उसको मानती है, लेकिन कई बार जब तक प्रमाण न हो खुल करके नहीं कहा जा सकता है। तो उसमें कोई खेल हुआ होगा, ऐसा संभव है। जैसे जो एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उस पर भी लोगों को आशंका है कि तुर्की का जो ग्राउंड स्टाफ था उसने कुछ छेड़छाड़ की, जिसके कारण एयर की मात्रा बढ़ा दी और जो ईंधन की मात्रा थी उसको कम कर दिया, जिसके कारण वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। तो ये चीज़ें अभी भी मतलब हैं, चूँकि ये आतंकवाद का रूप न धारण कर ले कि भविष्य में ऐसा बहुत ज़्यादा होने लगे, इसलिए इस प्रकार की घटनाएं कई बार दबा कर। ये बताइए कि जो पूरा का पूरा ऑपरेशन सिंदूर है या इस तरह की जो भी युद्ध हो रहे हैं उसमें इसरो का जो डेटा है वो कितना प्रभावशाली भूमिका अदा करेगा या करता है? इसरो का डेटा जो है सबसे प्रामाणिक डेटा है। हमारे जो 52 सैटेलाइट लगे थे, इनके माध्यम से हमारे लगभग 400 से अधिक वैज्ञानिक लगे थे। इन लोगों ने एकदम सटीक जानकारी निकाली है। उसका कारण यह था कि हम केवल सैटेलाइट पर ही डिपेंडेंट नहीं थे, सैटेलाइट को हमने ग्राउंड राडार से जोड़ दिया। हमने एकीकृत कमान बनाई थी, तो उसके कारण हमारे जो अवाक्स विमान पर राडार है वो भी है, जो S-400 का राडार है वो भी जुड़ा था, आकाश मिसाइल का भी जुड़ा था, ग्राउंड पर जितने ट्रक पर लगे हुए राडार थे सब जुड़े हुए थे। तो हमारी सूचना जो थी जमीन पर बोलते हैं कि आधा मीटर से लेकर 5500 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो कुछ भी आ रहा था सबकी हमारे पास सटीक जानकारी थी। ये कहा जा रहा है कि ये जो पूरा का पूरा हमने युद्ध किया या हमने जो झड़प की जी, उसमें स्कैल्प जैसी जो है महंगी मिसाइलों का हमने इस्तेमाल किया। क्या मतलब इतनी महंगी मिसाइलों के इस्तेमाल जो है वो ज़रूरी होते हैं या इसको किस नज़रिए से देखेंगे आप? देखिए पहली बार हमने 26 मिसाइलें छोड़ी थी, जो 6 और 7 मई को 9 आतंकी ठिकाने नष्ट किए थे जी। उसके बाद हमने ब्रह्मोस मिसाइलों का प्रयोग ज़्यादा किया था 9-10 मई की रात को उनके सैन्य ठिकाने और एयरबेस नष्ट करने के लिए। उसमें स्कैल्प और हैमर मिसाइलों की संख्या ज़्यादा नहीं थी। तो हमने कुल दोनों बार में मिलाकर 64 मिसाइलें ही छोड़ी हैं और उसमें संभव है कि 35 से 40 मिसाइलें ब्रह्मोस ही थी।
तो उतनी महंगी मिसाइलों का हमने प्रयोग नहीं किया है। ये जो ब्रह्मोस वगैरह बनती है, ये कितनी कीमत इनकी एक मिसाइल ब्रह्मोस की की होती होगी? कीमत लगभग 15 करोड़ मान लीजिए। और स्कैल्प वगैरह की, हैमर की? स्कैल्प हैमर की भी लगभग वही है, चूंकि वो हम खरीदते हैं, बनाते नहीं हैं, तो फ्रांस से खरीद कर लाना पड़ता है, तो उसकी संख्या सीमित रहती है। ब्रह्मोस तो हमने हजारों की संख्या में बना रखा, तो संकट नहीं है। तो क्या ये जो झड़प हुई थी उसने हमारा जो वॉर रिजर्व है उस कैपेसिटी पे, कैपेबिलिटीज पे कोई असर डाला है? कुछ नहीं, तो हमारे लिए नमक मिर्च चटनी की तरह है, हमारा उतना ही खर्च हुआ है। आप ये सोचिए कि पाकिस्तान ने 841 मिसाइल जाया की, 2000 से ज़्यादा ड्रोन उन्होंने भेजे, और 2500 ड्रोन उनका नूर खान एयरबेस पर तुर्की का एक कार्गो विमान जो है उतरा था, तो हमारी मिसाइल उसी पर गिर गई थी, तो वहीं पर हमने नष्ट कर दी। तो उन्होंने जितना प्रयुक्त किया उसकी तुलना में हमने उनका 2 या 3% ही प्रयोग में लाया है, 5% के अंदर ही रखा है, तो हमारे हथियार कम प्रयुक्त हुए हैं। हमने केवल एक और काम किया कि अगर उन्होंने गोलाबारी की तो बीएसएफ और भारतीय सेना ने सीधे उनकी उस पोस्ट को उड़ा दिया, तो कुल 118 पोस्ट हमने उनकी उड़ाई थी, तो वहाँ पर गोला बारूद थोड़ा खर्च हुआ, बाकी तो और नहीं। बार बार ये आरोप लगता है कि हिंदुस्तान जो है ड्रोन कैपेबिलिटीज़ में बहुत पीछे है। क्या आप बता सकते हैं मुझे कि हम ड्रोन कैपेबिलिटीज़ में अब कहाँ पहुँचे हैं? उस टेक्नोलॉजी में हम किस तरह की चीज़ें बना रहे हैं? क्या हमारे पास में कितना रिजर्व है ड्रोन्स का? हम कितना आगे तक बढ़ के हमला कर सकते हैं? लॉटियर ड्रोन्स हैं या ड्रोन स्वाम्स हैं, उस दिशा में हम लोग किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, हम लोग कुल 27 प्रकार के ड्रोन विकसित कर रहे हैं, और उसमें इजराइल की भी तकनीक है, और अमेरिका से ड्रोन टेक्नोलॉजी भी खरीद रहे हैं, ड्रोन भी खरीद रहे हैं। तो इस पर काम काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। हमने प्राइवेट प्लेयर्स को जब से लाया तब से काम बहुत आसान हो गया, और लगभग इस समय भारतीय सेनाओं को 30,000 ड्रोन जो है हर महीने मिल सकते हैं। हम उस लेवल पर पहुंच गए हैं। आपको ध्यान में होगा कि 9 मई को जो उनका लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम था, चीन का HB9Q करके, उसको हमने जो है ड्रोन से ही उड़ाया था। जो हार्पी ड्रोन था, अडानी डिफेंस इंडस्ट्रीज द्वारा बनाया गया है, और वह DRDO और इजराइल ने मिल करके उसको डिजाइन किया है। चक्राला का एयर डिफेंस सिस्टम हमने ड्रोन से ही उड़ाया है। तो हमारे ड्रोन ने बहुत सटीक हमला किया है, और उन्होंने जितने ड्रोन तुर्की के हों या चीन के हों, हमने उनको मार गिराया है। तो दोनों की कैपेसिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। कई बार हम लोग जो जितने सक्षम हैं वो बताने का कार्य नहीं करते। हम अपनी क्षमता को बहुत ज़्यादा छिपा कर रखते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी पूरी ताकत जो है दुनिया के सामने एक्सपोज हो, क्योंकि कब कौन शत्रु रूप में आएगा, किस देश से हमको लड़ना पड़ जाए, हम उस हिसाब से तैयारी करके रखते हैं। इसलिए हम अपने को यथासंभव कम बताने का कार्य करते हैं। लेकिन अगर यदि हम लोगों को बताएंगे ही नहीं कि हमारे पास में क्या माल है, हमने क्या चीज़ डिज़ाइन की है, डेवलप की है, और हम कितना बना सकते हैं, तो हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो शस्त्रों का बाजार है उसमें हम उस प्रतिस्पर्धा में कैसे टिकेंगे? नहीं, अभी तक हम लोग जो हथियार बनाते थे अपनी सेनाओं के लिए ही बनाते थे। पिछले 10 सालों में हमने बेचने की दृष्टि से इस पर काम शुरू किया है, और अभी आप देख रहे हैं कि लगातार हमारा हथियार निर्यात जो है बढ़ता जा रहा है। इस साल तो हमने पिछले साल 38,000 करोड़ रुपए से अधिक का हथियार जो है निर्यात किया है। अभी वियतनाम के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, वो ब्रह्मोस मिसाइल का सौदा करने वाले हैं। तो युद्ध में क्या होता है, हथियारों की ब्रांडिंग हो जाती है। तो जैसे ब्रह्मोस मिसाइल की ब्रांडिंग हो गई, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की ब्रांडिंग हो गई, बराक एयर डिफेंस सिस्टम की ब्रांडिंग हो गई, तो ये सारे हथियार जो है कहीं न कहीं मतलब बिक रहे हैं और हम डिमांड में हैं। ड्रोन के मामले में चूँकि इसमें जो तुर्की का ब्रांडेड ड्रोन था, पाकिस्तान की ओर से उसका हमला हुआ, तो हमने तुर्की के ड्रोन की ब्रांडिंग ख़त्म कर दी, चीन के हथियारों की ब्रांडिंग ख़त्म कर दी। तो चूँकि ड्रोन के मामले में हमको उतना दिखाने का अवसर ही नहीं मिला, क्योंकि उस ढंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, तो हम अपने ड्रोन्स का पूरा प्रयोग नहीं कर पाए। लेकिन भविष्य में जब ज़रूरत होगी तो हमारी जो ड्रोन शक्ति है वो भी दुनिया के सामने आए। जब युद्ध में कोई हथियार परीक्षित हो जाता है तब दुनिया उसे खरीदती है। तो आने वाले समय में हम एक बड़े हथियार निर्यातक बनने जा रहे हैं। तो क्या ये नहीं हो सकता कि एक छोटी मोटी झड़प दोबारा कर ली जाए ताकि माल बेचा जा सके? नहीं, ऐसा तो क्या है कि जो अमेरिका वगैरह बड़े राष्ट्र हैं कहीं न कहीं अपने हथियारों का प्रयोग करते हैं, इसीलिए कहीं न कहीं संघर्ष करते करवाते हैं। चूँकि भारत एक शांति प्रिय देश है और मानवता के विरुद्ध जाकर के वो फायदा नहीं चाहेगा। तो भारत की नीति जो है ऐसी नहीं है, तो इसलिए हम एक सिद्धांत प्रिय देश है, शांति प्रिय देश है, तो हम अपनी गरिमा को बनाए रखते हैं। पैसा कमाने के लिए दूसरा तरीका निकाल लेंगे।
हाँ, मतलब हम इसीलिए कहते हैं कि हमें युद्ध नहीं बुद्ध बुद्ध चाहिए। चाहिए, वही। हाँ। बिल्कुल बहुत ही मौजू बात है ये। और इसमें जो सबसे आखिरी चीज़ मैं आपके ज़ुबान से जो सुनना चाहता हूँ कि क्या ये जो सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर वाला मामला है, वो आतंकवादियों को चेतावनी थी या फिर ये पाकिस्तान को एक रणनीतिक चेतावनी थी? देखिए, आतंकवादियों का जो प्रस्तोता है, जो उनका प्रस्तावक है या पोषक है। पोषक है, स्पॉन्सरर है, वो तो पाकिस्तान है। तो हमको तो चेतावनी पाकिस्तान को देनी है, आतंकियों को देने का कोई मतलब नहीं। आतंकियों को तो हमेशा से चेतावनी देते ही रहे हैं, और जो भी आतंकी आए हैं आज तक सब मारे गए, वापस नहीं गए हैं। तो इसलिए उनको तो मालूम ही है कि यहाँ आते हैं तो आत्मघात के रूप में ही आते हैं, वो आत्महत्या करने के इरादे से ही आते हैं। लेकिन पाकिस्तान को हमने संदेश दे दिया है कि अब भारत बर्दाश्त नहीं करेगा, अगर भविष्य में आप कोई गलती करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। यही ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य संदेश था। जैसा कि प्रधानमंत्री ने अंतिम दिन कहा 10 मई को, जब उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया, तो उन्होंने कहा कि अब टेरर और ट्रेड दोनों साथ नहीं चल सकते, अब पानी और खून साथ नहीं बह सकते, अब बातचीत और आतंकवादी गतिविधियां साथ साथ नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा कि अब एक्ट ऑफ वार माना जाएगा, अगर कोई आतंकी हमला होता है तो हम उसको युद्ध मान करके युद्ध की भांति जो है उसकी प्रतिक्रिया करेंगे। तो इसलिए ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखा गया है, उसको समाप्त नहीं घोषित किया गया कि अगर पाकिस्तान भविष्य में कोई गलती करता है तो इस बार उसको ऐसा जवाब दे देना है कि हमेशा के लिए वो शांत। बहुत बहुत शुक्रिया उपाध्याय जी, आपने इतने सारे सवालों के जवाब दे दिए जो कि हमारे देश के लोगों के जहन में थे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप 5V मीडिया के इस कार्यक्रम में आए और आपने हमें तमाम सवालों के जवाब दिए। तो आप लोगों ने देख लिया कि उपाध्याय जी ने कैसे हमारे हर सवाल का जो है सटीक जवाब दिया, और वैसा ही सटीक जवाब दिया जैसे कि भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान की तरफ से होने वाले हर हमले का सटीक जवाब दिया। मैं ये मानता हूं कि आपको इस वीडियो के ज़रिए, इस अंक के ज़रिए आपके तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे। लेकिन अभी भी आपके मन में यदि कुछ सवालात बाकी रह गए हों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। हम उपाध्याय जी से दोबारा निवेदन करेंगे कि वो आएँ और आपके तमाम सवालों के जो हैं वो जवाब दोबारा से दें। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमें देखते रहने के लिए आप हमारा चैनल जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों के साथ में इसको साझा कीजिए, और हो सके तो हमारे जो नोटिफिकेशन है वो हासिल करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें, और आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। जय, नमस्ते।